तो अभी जो बात हम लोग बात करेंगे तो आखिरी में बात कर लेंगे। शुरुआत में जो बातचीत होना है, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि हम लोग रामबाण नोट्स पर बातचीत करेंगे। और रामबाण नोट्स में पूरा आदिकाल, जिसमें पूरा साहित्य, इतिहास, लेखन और पूरा जो आदिकाल है 4 प्रकरणों में बटा हुआ है। रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा या अन्य विद्वानों के द्वारा जो इतिहास ग्रंथ लिखे गए, उन सब पर यहाँ पर प्रश्न है। लगभग वही प्रश्न इसमें दिए गए हैं जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो सीधे सीधे आज हम लोग जो बातचीत करेंगे, प्रश्न और उत्तर पर बातचीत करेंगे, उनके विस्तार पर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे, क्योंकि पूरा आदिकाल अगर पढ़ा जाए तो कम से कम 8 से 10 क्लासें जरूर होंगी, तभी जाकर के ये पूरा आदिकाल पढ़ा जा सकता है। उस 10-12 क्लासों को, यानी 25-30 घंटों की पढ़ाई को या क्लास को मात्र 1-1.5 घंटे में हम लोग पूरा करने वाले हैं। पूरा नोट्स लगभग 98 पेज में है। आपका ये जो नोट्स है ये 98 पेज का है, जिसको आप हम लोग 1-1.5 घंटे में पूरा करने वाले हैं। तो कोशिश करें बीच में कम से कम बोले या अपना माइक बंद रखें तो बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी में जो आपके डाउट रहेंगे या मान लो कोई तथ्य आपको समझ में नहीं आया या उसका विस्तार करना है और वो चीज आपको समझ में यहाँ पर नहीं बताई गई, हो सकता है वैसे हम कोशिश करेंगे कि जहां पर आवश्यकता हो हम जरूर बताएं। लेकिन फिर भी यदि आपको लगता है कि इस पर थोड़ा ज्यादा बताना चाहिए था सर जी को, लेकिन नहीं बताए, तो आखिरी में हम लोग बातचीत कर लेंगे, ताकि जो नोट्स हमारा आज का उद्देश्य है कि आदिकाल खत्म होना चाहिए, तो उम्मीद है खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं भाई, क्योंकि समय बहुत कम है। आपकी परीक्षा 6 तारीख को होना ही होना है, ये तो निश्चित हो गया है। और परसों नरसों तक इसकी डेट भी आ जाएगी आपको, यहाँ कैसे कब से एडमिट कार्ड आएगा। शुरुआत करते हैं आदिकाल से, नहीं पहले से, साहित्य इतिहास लेखन पर पहले प्रश्न होंगे शुरुआत के। तो पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया। इसको कई प्रकार से पूछा जा सकता है कि हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन संबंधी ग्रंथ को सूत्रबद्ध करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया। तो गारसा द तासी ने। किसने? गारसा द तासी ने। तो गारसा द तासी फ्रेंच विद्वान थे और इन्होंने फ्रेंच भाषा में, किसमें? फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ललित त्रेतुर एंदुए हिंदुस्तानी के नाम से एक ग्रंथ लिखा। क्या लिखा? इस्तवार द ललित त्रेतुर एंदुए हिंदुस्तानी के नाम से ग्रंथ लिखा। तो गारसा द तासी के ग्रंथ का नाम क्या है? तो इस्तवार द ललित त्रेतुर एंदुए हिंदुस्तानी है। और इस्तवार द ललित त्रेतुर एंदुए हिंदुस्तानी के नाम से जो ग्रंथ लिखा गया, ये किस भाषा में लिखा गया है? ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ये जो प्रश्न है सभी आपके परीक्षा में पूछे गए हैं। तबका स्वरा, तबका स्वरा को तज किरा ई स्वरा हिंदी भी कहते हैं। तबका स्वरा का एक दूसरा नाम क्या है? तज किरा ई स्वरा हिंदी है। जो किसके द्वारा लिखा गया? मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? मौलवी करीमुद्दीन के द्वारा लिखा गया। लगभग 1000 कवियों का इसमें संकलन किया गया, लेकिन मात्र इसमें 62 कवि हिंदी के हैं। कितने? मात्र 62 कवि हिंदी के हैं। जो फ्रेंच भाषा में ये लिखा गया इस्तवार द ललित त्रेतुर एंदुए हिंदुस्तानी, इसमें 72 कवि हिंदी के थे। अगला आता है इतिवृत्त और आलोचना। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। यह किस इतिहास ग्रंथ के बारे में कहा गया या किसके इतिहास ग्रंथ के बारे में कहा गया? तो अगर जो किसी इतिहास ग्रंथ की प्रशंसा कहा जाए और सभी इतिहास ग्रंथों में एक इतिहास ग्रंथ को सर्वोपरि रखना हो, तो वो रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास है। कौन सा है? रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास, जो हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुआ। किस नाम से? हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से प्रकाशित हुआ। वो आपका क्या है? प्रकाश स्तंभ आज भी बना हुआ है। एक पुस्तक है ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट हैं। कौन है? जॉन गिलक्राइस्ट हैं। पिछली बार टीजीटी में पूछा गया था, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। अगला आता है प्रश्न आपका, हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं। यानी मिश्र बंधुओं में कौन कौन सम्मिलित हैं? ये तो इसकी चर्चा कई बार आपकी क्लास में हो चुकी है और यहां पर फिर से 3 मिश्र बंधु के नाम से आते हैं। यानी मिश्र बंधु में 3 भाई हैं जो यहां पर मिश्र बंधु के नाम से लिखते हैं। पहला नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। तो गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 मिश्र बंधु हैं। दूसरा यहां पर आपको याद रखना है कि कृष्ण बिहारी मिश्र, ये नाम आपको मिलता है, इसी को हटाना रहता है। कृष्ण बिहारी
मिश्र। तो कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है, बशर्ते ये हैं साहित्यकार तो हैं और फेमस साहित्यकार हैं, लेकिन ये मिश्र बंधुओं में नहीं गिने जाते हैं। तो मिश्र बंधुओं से जब भी कभी बाहर करने की बात आएगी, कौन नहीं है की बात आएगी, तो वहां पर कृष्ण बिहारी मिश्र विकल्प में जरूर होंगे, इन्हीं को अलग करना है। बाकी गणेश श्याम सुखदेव, गणेश श्याम सुखदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों आते हैं। अगला है नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास। बृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक क्या है? भाई हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास लिखा गया, तो इसके बारे में लगभग सबको पता है कि ये 18 खंडों में प्रकाशित होना था। कितने खंडों में? 18 खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी। कहां से प्रकाशित हो रहा था? काशी नागरी प्रचारणी सभा से 18 खंडों में प्रकाशित होना था, लेकिन दुर्भाग्य से इसके 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए। कितने? 16 खंड ही प्रकाशित हो पाए। अब यहां से अगर कोई प्रश्न आपका पूछा जाता है, यहां से अगर जो आपका कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो ये दो प्रकार के प्रश्न एक तो मिल सकते। भैया किसका माइक खुला हुआ है? मैं बंद कर दो भैया। हाँ, तो क्या कहा गया कि 16 खंडों में यह प्रकाशित हुआ है और 18 खंडों में प्रकाशित होना था। 2 खंड नहीं प्रकाशित हो पाए, किस कारण से पता नहीं, लेकिन 16 खंड प्रकाशित हुए। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा, कितने खंडों में प्रकाशित करने की योजना थी, तो 18 खंडों में। प्रकाशित कितने हुए? तो प्रकाशित मात्र 16 खंड हुए हैं, इसका याद रखना है। इसका एक डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा प्रकाशित किया गया, आगे में चर्चा होगी उसके ऊपर जो आएगा प्रश्न। काल प्रवृत्ति का निर्णय, किसके? काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी दे दिया गया। यहां पर बहुत लोग भ्रमित होंगे, जब भी कभी यह प्रश्न पूछा जाएगा, यह कथन पूछा जाएगा, बहुत लोग रामचंद्र शुक्ल पे चले जाएंगे। किस पर जाएंगे? रामचंद्र शुक्ल पर जाएंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। रामचंद्र शुक्ल ने जो बात की है, उसी के समर्थन में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बात कही है। रामचंद्र शुक्ल जी के समर्थन में ये बात कही है। क्या कहा है कि काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा निर्णित नहीं हो सकता है, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। ये कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ये रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है। ये आपको याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर हम लोग गलती कर सकते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल नहीं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र, लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है। किसके द्वारा? शिव सिंह सरोज। वैसे कई साहित्यकार हैं, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लगभग 1000 कवियों का जिक्र किया है, लेकिन जब भी 1000 की बात आएगी, शिव सिंह सरोज वाला क्वेश्चन पूछा गया, यह महत्वपूर्ण ज्यादा पूछा जाता है। अगली बात आएगी हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर। हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किस इतिहास ग्रंथ को कहा गया है? वैसे नींव का पत्थर तो भाई किसको कहना चाहिए? गार्हस्थ्य ताशी के इतिहास ग्रंथ को कहना चाहिए, क्योंकि वही से शुरुआत होती है। लेकिन यहां पर किस ग्रंथ को नींव का पत्थर कहा गया है? तो आपको याद रखना है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो कि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा, किसके द्वारा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। क्या? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। कब? 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन स्वतंत्र पुस्तक के रूप में। किस रूप में? स्वतंत्र पुस्तक के रूप में इसका प्रकाशन जस्ट 1 साल बाद 1889 में हुआ। यानी कि पत्रिका के विशेषांक के रूप में कहा जाएगा तो 1888, लेकिन पुस्तक के रूप में कहा जाएगा तो 1889, आपको याद रखना है। तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया, यह हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की नींव का पत्थर माना जाता है। और हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन, प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया? तो काल विभाजन यदि कह दिया जाए तो काल विभाजन सबसे पहले, काल विभाजन का प्रयास सबसे पहले किसने किया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसमें? यही इतिहास ग्रंथ है इनका। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया है। हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? हिंदी कवियों का प्रथम वृत्त संग्रहकार कौन है? तो किसको कहा जाता है? शिव सिंह सेंगर को कहा जाता है। किसको? शिव सिंह सेंगर को कहा जाता है। दूसरी बात आती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 में
बताया गया अभी इससे पहले यहां पर बताए थे। कब प्रकाशित हुआ? 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, लेकिन पुस्तक के रूप में कहा जाएगा तो पुस्तक के रूप में 1882 में प्रकाशित हुआ। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ है। अगला आता है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने कहा है? यानी साहित्य इतिहास ग्रंथ का पहला साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने कहा है? किसको? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को। तो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने। किसने? किशोरीलाल गुप्त ने। भाई किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान इसका हिंदी में अनुवाद किया था। किसमें? हिंदी भाषा में अनुवाद किया था, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से। तो यहां पर किशोरीलाल गुप्त जी हो जाएंगे। किशोरीलाल गोस्वामी नहीं, याद रखिएगा, ये किशोरीलाल गोस्वामी नहीं है, किशोरीलाल गुप्त जी हैं। और एक चीज और यहां पर पूछा जाता है, दो अनुवाद किए गए जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक किशोरीलाल गुप्त जी के द्वारा और एक लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने जो अनुवाद किया था हिंदी में, वो गार्था ताशी के इतिहास ग्रंथ का किया था। किसका? गार्था ताशी के इतिहास ग्रंथ का किया था। और उस ग्रंथ का नाम क्या था? तो इस्तवार दा ललित तुरे हिंदुस्तानी था, फ्रेंच भाषा में लिखा गया था, हिंदी में अनुवाद किया गया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय जी के द्वारा। और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से किया था? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से। किस नाम से? हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से अनुवाद किया था लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। लेकिन किशोरीलाल गुप्त ने जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास का हिंदी में अनुवाद जो किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से किया था। अब बात आती है हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? एक तो देखो यहां पर नींव का पत्थर कहा गया, तो नींव का पत्थर किसको कहा गया? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान को नींव का पत्थर कहा गया। लेकिन हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा गया? तो शिव सिंह सरोज को कहा गया। दोनों तथ्यों में अंतर समझिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सेंगर, प्रस्थान बिंदु शिव सिंह सरोज के शिव सिंह सेंगर जी के द्वारा लिखा गया, और नींव का पत्थर किसे कहा गया? तो ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ को कहा गया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली है? यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, उसमें सबसे अधिक सहायता किस ग्रंथ की ली है? तो शिव सिंह सरोज से लिए। किससे लिए? शिव सिंह सरोज से ली है। और द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या, यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने जो अपना इतिहास ग्रंथ लिखा है उसमें कुल कितने कवियों का वर्णन किया है? तो लगभग 952 कवियों का। किसका? 952 कवियों का वर्णन किया है। यदि लगभग में आए तो 1000 आए तो सही कर सकते हो। अगला, इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में पाया गया है। यह उक्ति किसकी है? रामकुमार वर्मा जी के। रामकुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा जी लिखते हैं। और ये क्या कहते हैं कि इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन, किसका? इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिस्र बंधुओं के विनोद में, मिस्र बंधुओं के विनोद में या मिस्र बंधु विनोद में बातें की है पाया जाता है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। और वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा, यानी वह विद्वान जो सबसे पहले हिंदुस्तानी भाषा को हिंदी का नाम दिया या हिंदी कहा है, वो कौन है? जॉन गिल क्राइस्ट है। कौन है? जॉन गिल क्राइस्ट हैं, जो सर्वप्रथम हिंदुस्तानी को हिंदी कहे थे। और रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया? तो रामचंद्र शुक्ल ने। ये पिछली बार टीजीटी के पेपर में पूछा गया था 2021 वाले में, यूपी में, और वहां पर बहुत विवाद यहां पर भी हुआ था इस प्रश्न को लेकर के। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, श्रृंगार काल जो रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया गया है, तो सुझाव अगर जो पूछा जाए तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। दूसरा, नाम दिया किसने? तो नाम भाई विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने दिया था। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, रामचंद्र शुक्ल जी जो नामकरण करते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल जो भी है, वहां पर दोहरा नामकरण पद्धति अपनाते हैं। कौन सी? दोहरा नामकरण पद्धति अपनाते हैं। तो इसीलिए आदिकाल को वीरगाथा काल और आदिकाल कहते हैं, भक्ति काल को पूर्व मध्य काल और भक्ति काल कहते हैं, रीतिकाल को रीतिकाल और उत्तर मध्य काल कहते हैं, आधुनिक काल को आधुनिक काल और गद्य काल कहते हैं। तो वहां पर जब रीतिकाल की बातचीत कर रहे थे तो रीतिकाल तो कहा ही कहा, और क्या नाम है, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल कहे
कह दिया, लेकिन वहां पर एक विशेषता थी, श्रृंगार रस की प्रमुखता थी, श्रृंगार रस का खूब श्रृंगार का प्रयोग किया गया, इसलिए इनके जेहन में आया होगा कि यदि कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है, यदि कोई इसे श्रृंगार काल कहना चाहे तो कह सकता है। सीधे सीधे पंक्ति आती है, तो जब भी कभी सुझाव की बात आए तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा। गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दलाल त्रेतुर ये हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था, यानी कब दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ, तो दूसरा संस्करण की बात आए तो 1871 में। कब? 1871 में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो इनका पहला संस्करण आया, कौन सा? पहला संस्करण। तो पहला संस्करण दो भागों में था। पहला भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 में। पहला भाग कब? 1839 में। और दूसरा भाग 1847 में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये भाग है, क्या है? भाग। तो दूसरा भाग 1847 और पहला भाग कौन सा भाग? भाग फर्स्ट जो है 1842 में आया। लेकिन संस्करण जो आया, दूसरा संस्करण, अगर दूसरा भाग कहे तो 1847 और दूसरा संस्करण कहे तो आपको 1871 बताना है। और ये 3 खंडों में था। कितने खंडों में था? 3 खंडों में था। इस प्रकार से अगर जो कहा जाए कि कुल मिलाकर के जो गारसद तासी का इतिहास ग्रंथ है, ये कुल कितने खंडों में लिखा गया है, तो 2 भाई ये हो गए, 3 ये हो गए, 5 खंडों में लिखा गया। कितने खंडों में? 5 खंडों में लिखा गया है गारसद तासी का इतिहास ग्रंथ, इस्तवारदा ललित त्रेतुरे हिंदुस्तानी के नाम से। और इसमें जो प्रथम कवि के रूप में मान्यता दी गई, क्योंकि गारसद तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा है वर्णानुक्रम पद्धति को आधार बना करके, किस आधार पर? वर्णानुक्रम पद्धति को आधार बना करके लिखा है। तो इनका जो पहला कवि है, इनका जो पहला कवि है वो किस नाम से आया? तो किस नाम से आया था? अंगद के नाम से। किस नाम से? अंगद के नाम से आया था। तो इसका पहला कवि कौन है? अंगद है। अगला बात आती है आगे, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ। तो रामचंद्र शुक्ल ने जो शिव सिंह सरोज से अध्ययन सामग्री खूब सारी ली हुई है, और वहां पर जो गिनाए गए ग्रंथ हैं शिव सिंह सरोज में, उसमें 2 नाम आते हैं। एक है राम सतसई और कड़खा रामायण। राम सतसई और कड़खा रामायण, ये पूछा गया प्रश्न है, दोनों को आपको याद रखना है कि शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ जो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हैं, तो राम सतसई और कड़खा रामायण है। राजस्थानी भाषा और साहित्य, ये एक पुस्तक का नाम, इसके लेखक कौन है? मोतीलाल मिनारिया। कौन है? मोतीलाल मिनारिया हैं, जो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का, कितना? लगभग 5000 कवियों का, अगर जो आकार की दृष्टि से देखा जाए, कवि संख्या की दृष्टि से देखा जाए, तो मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु बहुत बड़ा इतिहास ग्रंथ है, यानी कि 5000 कवियों का इसमें जिक्र किया गया है। तो मिश्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का विवरण दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों का जो नामकरण किया गया, कालों का जो नामकरण किया गया, किस आधार पर किया गया? तो किस आधार पर किया गया? युग प्रवृत्ति के आधार पर। किस आधार पर? युग प्रवृत्ति के आधार पर या विशेषता के आधार पर। भाई आदिकाल में वीर गाथात्मक काव्य खूब लिखे गए, इसलिए वीर गाथा काल कह दिया। भक्ति काल में भक्ति से संबंधित खूब काव्य लिखे गए, भक्ति काल कह दिया। रीति काल में रीति से संबंधित खूब ग्रंथ लिखे गए, काव्यांग निरूपण किया गया, इसलिए रीति काल कह दिया गया। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव हो गया, गद्य का प्रादुर्भाव हुआ, गद्य खूब लिखा गया, गद्य का विकास हुआ, इसलिए गद्य काल नाम दे दिया। तो प्रवृत्ति विशेष के आधार पर रामचंद्र शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किया है, याद रखिएगा, खूब पूछा जाता है। एक पंक्ति यहां पर आती है कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने कहा। क्या कहा? कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है। किसने कहा? नलिन विलोचन शर्मा जी ने कहा था। मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया? भाई सामान्यतः जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा गया है, लगभग सभी इतिहासकारों ने 4 कालखंडों में बांट दिया, लेकिन यहां पर 5 कालखंड है। कितने? 5 खंड है, 5 कालखंड है। किसके द्वारा बंटवारा किया गया? तो मिश्र बंधुओं के द्वारा। किसके द्वारा? मिश्र बंधुओं के द्वारा। नाम क्या दिया गया? 5 कालखंड है, तो पहला नाम दिया गया प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया गया? प्रारंभिक काल दिया गया।
दूसरे का नाम दे दिया गया माध्यमिक काल। क्या नाम दिया गया? माध्यमिक काल नाम दिया गया। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, और माध्यमिक काल के बाद इन्होंने रीतिकाल को क्या कहा था? अलंकृत काल कहा था। तो अलंकृत काल नाम हो गया। जो चौथा नाम आ जाएगा यहां पर, ये आपका परिवर्तन काल आएगा। क्या आएगा? परिवर्तन काल आएगा। और जो आखिरी काल आएगा, पांचवा कालखंड आएगा, ये हो जाएगा वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? वर्तमान काल हो जाएगा। यानी 5 कालखंडों में बंटवारा किया। यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, प्रारंभिक काल और माध्यमिक काल, इसको फिर दो भागों में बांट दिया। पूर्व आरंभिक काल, उत्तर आरंभिक काल, पूर्व माध्यमिक काल, उत्तर आरंभिक काल, इस प्रकार से बांट दिया। जो आपके पास फुल नोट से, क्लास नोट से, उसमें खूब विस्तार से इसको बताया गया है। यहां पर संक्षेप में आपको याद रखना, 5 कालखंडों में, यानी मिस्र बंधुओं ने अपने इतिहास ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद में कितने कालखंडों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को? तो 5 कालखंडों में बांटा है। प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल, अलंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल के नाम से। 1910 ईस्वी में हिंदी नवरत्न नाम की एक पुस्तक आई, जिसमें हिंदी के 9 प्रतिष्ठित कवियों को स्थान दिया गया। उन पर रचनाएं, उन पर समीक्षा की गई। उस पुस्तक के लेखक कौन है? मिस्र बंधु हैं। कौन है? मिस्र बंधु हैं। तो हिंदी नवरत्न का प्रकाशन वर्ष खूब पूछते हैं, 1910 ईस्वी। और किसने लिखा है हिंदी नवरत्न? तो मिस्र बंधु विनोद हैं। हिंदी नवरत्न में एक कवि है जायसी, इनको स्थान नहीं मिला है, याद रखिएगा। जो बड़े कवि हैं जायसी, हिंदी नवरत्न में इनको कोई स्थान नहीं दिया गया। जो 9 कवि या 10 कवि हैं, पहले 9 थे बाद में 10 हो गए, तो ये जो 9 कवि थे उनमें जायसी जी को स्थान नहीं मिला, आज तक भी नहीं मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। पादरी F.E.K द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो F.E.K, ये पिछली बार पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में, है ना, कि इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो इनके द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के रचनाकार कौन है? पादरी F.E.K हैं। एक एडविन ग्रीव्ज का है, एक एडविन ग्रीव्ज का है, अभी आगे आएगा, वो किस नाम से लिखा गया? वियोगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? पंडित राधाचरण गोस्वामी ने। यानी वियोगी हरि का पूरा नाम क्या है, मूल नाम क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी इनका मूल नाम क्या है? तो हरि प्रसाद द्विवेदी इनका मूल नाम है। तो हरि प्रसाद द्विवेदी यानी वियोगी हरि ने ब्रज माधुरी सार का संपादन किया, और जो संपादन किया ब्रज माधुरी सार का, इसका प्रेरणा स्रोत का है। कहां से प्रेरणा इनको मिली? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी जी से प्रेरणा मिली थी ब्रजमाधुरी सार के संपादन की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ? ये अगर पूछ लिया जाए, अगर जो हिंदी से संबंधित कहीं प्रश्न पूछा जा रहा है और 4 परीक्षाएं हो जाएं, 4 में से 1 या 2 में क्वेश्चन पूछा जाना है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण है। क्या याद रखना है? किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, यानी कि किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ, है ना? तो यहां पर भूमिका क्या? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। किस नाम से लिखा गया? तो इसका नाम था हिंदी साहित्य का विकास। क्या नाम था? हिंदी साहित्य का विकास नाम था। लेकिन आगे चल करके ये हिंदी साहित्य का विकास जो है हिंदी साहित्य का इतिहास हो जाता है, और आज हिंदी साहित्य का इतिहास अमर हो गया हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में। यानी कि यहां से क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। एक तो किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया, या तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका, किस रूप में? हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया। इस भूमिका का नाम क्या था? जो भूमिका था, इस भूमिका का नाम क्या था? तो नाम हिंदी साहित्य का विकास था। या ये कह सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसका पहले नाम क्या था? तो हिंदी साहित्य का विकास था। कई बार पूछा गया। लोक सेवा आयोग का बहुत पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया लोक सेवा आयोग से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा, ये 1927 में लिख के तैयार हो गया था, लेकिन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 27 में लिख गया, लेकिन प्रकाशित कब हुआ? 1929 में प्रकाशित हुआ। यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी प्रकाशन पूछा जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का 1929 बताना। क्या बताना है? 1929 बताना है। तो 1929 में प्रकाशित हुआ। ये हिंदी साहित्य इतिहास लेखन
लेखन की सबसे महत्वपूर्ण कृति या सबसे महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित, ये देखो आ गया भाई, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ। कभी कभी वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ भी पूछ लेते हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास यानी सर्वाधिक व्यवस्थित और वैज्ञानिक इतिहास कौन सा है, तब भी रामचंद्र शुक्ल जी का है। वैज्ञानिक नाम सुन के हम लोग गणपत चंद्रगुप्त पर पहुंच जाते हैं, तो गणपत चंद्रगुप्त पे नहीं पहुंचना है, उन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखा था, वहां पर यह पूछा जाएगा। लेकिन सबसे अच्छा सबसे वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ है कौन, तो रामचंद्र शुक्ल जी का है। किस नाम से लिखा गया, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। किस नाम से, हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से लिखा गया रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा। इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति कौन सी है, वही इतिहास लेखन के 4 पद्धतियां बताई गई थी। कौन कौन सी, एक वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी कालानुक्रम पद्धति, तीसरी विधेयवादी पद्धति और फिर एक मार्क्सवादी पद्धति। तो इस प्रकार से 4 पद्धतियां थी। एक वैज्ञानिक पद्धति 5 हो गई, मार्क्सवादी थोड़ा सा पीछे जाती है, मुख्य रूप से 4 नहीं तो 5 पर भी पहुंच जाओगे। इसके अलावा भी और ढेर सारी पद्धतियां हैं, लेकिन ये 4-5 पद्धतियां बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गार्सेतासी ने वर्णानुक्रम पद्धति, फिर कालानुक्रम पद्धति कौन, जॉर्ज ब्रहम ग्रियर्सन, फिर वैज्ञानिक पद्धति कौन, गणपत चंद्र गुप्त, फिर विधेयवादी पद्धति जिसके प्रवर्तक तेन थे, फ्रेंच विद्वान तेन थे, लेकिन हिंदी में सबसे पहले प्रयोग किसने किया, रामचंद्र शुक्ल जी ने। और यही विधेयवादी पद्धति जो है ये सर्वाधिक विकसित इतिहास लेखन की पद्धति मानी गई है। तो सबसे विकसित विधेयवादी पद्धति, इसके प्रवर्तक कौन, फ्रेंच के विद्वान तेन थे। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है, भारतीय साहित्य की भूमिका, एक हिंदी की भूमिका यानी हिंदी साहित्य की भूमिका है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की यहां पर क्या है, भारतीय साहित्य की भूमिका है। तो भारतीय साहित्य की भूमिका रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है, किसकी, रामविलास शर्मा जी की है। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को, किसको, हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले कौन, कला काल नाम देने वाले। अभी अलंकृत काल की बात हुई थी, अलंकृत काल कौन थे, मिश्र बंधु थे, अलंकृत काल मिश्र बंधु थे। यहां पर कला काल है तो रमाशंकर शुक्ल रसाल कौन है, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले विद्वान कौन है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य का प्रारंभ 693 ईस्वी से मानने वाले राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन है, राम कुमार वर्मा है। ये राम कुमार वर्मा वही हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा था और ये इनका अधूरा इतिहास है। 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के इतिहास का ही जिक्र कर पाए ये, बाकी आगे का इतिहास ग्रंथ पूरा नहीं हो पाया। लिखा आलोचनात्मक लिखा गया, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम दिया गया। लेकिन यदि कभी पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, तब ये नहीं बताना है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, तब वहां पर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श आएगा, वो सही हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि हिंदी साहित्य का जो आलोचनात्मक इतिहास है इसकी महत्ता क्या है। एक तो अधूरा इतिहास है, हिंदी साहित्य का एकमात्र अधूरा इतिहास है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। 693 से 1693 ईस्वी तक का जिक्र हुआ, आदिकाल और भक्ति काल का ही जिक्र हो पाया है। दूसरा यहां पर याद रखना है कि इन्होंने यानी राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 कालखंडों में बांट दिया, 2 उप विभाजन कर दिया। इसमें एक को कहा गया जो चारण काल, एक को चारण काल और दूसरा संत काव्य यानी संत काल। तो यहां पर याद रखिएगा, वैसे रीत काल की बात यहां पर नहीं, ये राम कुमार वर्मा के द्वारा। तो यहां पर एक संधि काल है, क्या है, यहां पर जो इनका काल विभाजन किया गया आदिकाल को 2 भागों में, एक का नाम दिया गया संधि काल, क्या नाम दिया गया, संधि काल नाम दिया गया और दूसरे का नाम चारण काल दिया गया। तो यदि कभी पूछ लिया जाए कि आदिकाल को संधि काल और चारण काल, यदि कोई पूछ ले कि आदिकाल और चारण का, आदिकाल को संधि काल और चारण काल के नाम से किसने विभाजित किया है, तो वहां पर रामकुमार वर्मा आएंगे, कई बार पूछा भी गया है। दूसरा, वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को रीतिकाल नाम दिया, किसने, रीतिकाल नाम दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है रीतिकाल कहते हैं और पूर्व उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। तो उत्तर मध्य काल और रीतिकाल दोनों नाम दिए। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, कई बार पूछा गया है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से
रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए। ये क्या कहा, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, ये कहा है। किसने कहा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यानी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल कहा है, तो किस लिए कहा है, वो उन्होंने यही जिक्र किया कि रीतिकाल नाम रखने से, रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है, इसलिए इसका श्रृंगार काल नाम होना चाहिए। आगे बात आती है, पूछा जाता है, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, यानी जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ये किसके द्वारा कहा गया है, तो रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। लेकिन कहां पर कहा गया, हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा गया, और आदिकाल के किस प्रकरण में चर्चा की गई है इसकी, ये जो कथन दिया गया, ये जो बात कही गई है, तो किस प्रकरण में, तो चौथे प्रकरण में। कहां पर, चौथे प्रकरण में बात की गई है। यहां से 3 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। एक तो ये कथन है किसका, ये कथन है किसका, तो रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने कथन किस पुस्तक में बात की है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास में। हिंदी साहित्य के इतिहास में बात किस कालखंड में बात की है, तो आदिकाल में। और आदिकाल के अंतर्गत किस प्रकरण में बात की है, तो चौथे प्रकरण में। यानी आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है। किसने, रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांट दिया। एक का देखो नाम दिया, तो एक का जो नाम आएगा सामान्य परिचय, क्या आ जाएगा, सामान्य परिचय आएगा। जो दूसरा प्रकरण है, तो दूसरे प्रकरण का नाम आएगा अपभ्रंश काव्य, क्या आएगा, अपभ्रंश काव्य। और तीसरे का जो नाम आएगा देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य हो जाएगा। जो चौथे प्रकरण का नाम आएगा, तो फुटकल रचनाएं, क्या आ जाएगा, फुटकल रचनाएं आ जाएगा। यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये दूसरा और तीसरा प्रकरण। आपसे कई बार प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य को किस प्रकरण के अंतर्गत रखा है, या किस प्रकरण के अंतर्गत चर्चा की है, तो दूसरे प्रकरण के अंतर्गत। और तीसरे में किसकी बात की है, देश भाषा काव्य की बात की है। चौथे प्रकरण में फुटकल रचनाएं की बात की है। पहला सामान्य परिचय, पहला सामान्य परिचय, यानी आदिकाल को 4 प्रकरणों में बांटा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्यिक कोटि की नहीं आती हैं, तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं, भाई आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार जो इतिहास ग्रंथ रामचंद्र शुक्ल जी का लिखा गया, उसको खूब आप लोगों ने पढ़ा होगा और खूब इनसे संबंधित तथ्य पढ़े होंगे। रामचंद्र शुक्ल जी केवल 12 पुस्तकों की बात करते हैं आदिकाल के अंतर्गत, बाकी के सभी पुस्तकों को धार्मिक साहित्य कह करके निकाल देते हैं हिंदी साहित्य से। तो यहां पर आपको याद रखना है कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत मात्र 12 पुस्तकों को प्रामाणिकता देने वाले विद्वान कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बाकी के जो भी इतिहास ग्रंथ हैं, जो भी पुस्तकें हैं, उनको क्या किया, धार्मिक साहित्य कह करके, धार्मिक पुस्तक कह करके उनको हिंदी साहित्य से अलग कर दिया। तो ये कौन है, सिद्धों और योगियों की रचनाएं। तो सिद्धों और योगियों की रचनाओं को साहित्यिक कोटि के अंतर्गत मान्यता नहीं दी है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो शुक्ल जी ने ऐसा काम किया है बड़ा खतरनाक वाला, जो वो साहित्य भी था। अगला, हिंदी साहित्य इतिहास का वह प्रमुख ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, जिसकी भी चर्चा कर रहे थे, रामकुमार वर्मा का इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कैसा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया, ये आलोचनात्मक नहीं लेकिन अधूरा इतिहास है। कैसा है, अधूरा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। अधूरा इतिहास कौन सा होगा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से लिखा गया। ये 1938 के आसपास, कब, 1938 में प्रकाशित हुआ था, और अधूरा इतिहास है। कैसा है, अधूरा है, याद रखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय, ये देखो आ गया, हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे जाता है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का प्रयास किया। कौन सा ग्रंथ लिखा, हिंदी साहित्य विमर्श के नाम से लिखा। हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि, ये कई बार पूछा गया, हिंदी के मुसलमान कवि, ये किसने लिखा, गंगा प्रसाद सिंह। किसने लिखा है, गंगा प्रसाद सिंह ने लिखा। तो गंगा प्रसाद सिंह ने भाई क्या लिखा, हिंदी के मुसलमान कवि, हिंदी के मुसलमान कवि के नाम से लिखा है। और किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य
संपत्ति का बीजक कहा गया है। तो किसको आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया, यानी किस इतिहास ग्रंथ को, निम्नलिखित में से किस इतिहास ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया? तो हिंदी पुस्तक साहित्य, हिंदी पुस्तक साहित्य जो कि माता प्रसाद गुप्त के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? माता प्रसाद गुप्त जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला है, किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को भी रेखांकित किया है? तो राम स्वरूप चतुर्वेदी हैं। एक चीज और याद रखिएगा, संवेदना जो शब्द है, क्या है? संवेदना शब्द है। संवेदना शब्द किसी पंक्ति में, किसी वाक्य में आ जाए और आपको अंदाजा लगाना हो, तुक्का मारना हो, तो आप सीधे रामस्वरूप चतुर्वेदी पर पहुंच जाओगे, आपका सही हो जाएगा। रामस्वरूप चतुर्वेदी खूब जगह पर संवेदना शब्द का प्रयोग किए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अभी जो इससे पहले चर्चा करके आए हैं, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है। किसमें? द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान में डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया है? यानी आदि काल को चारण काल किसने कहा? यह भी पूछा था, आदि काल को चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। अभी हमने बात किया इससे पहले रामकुमार वर्मा से कि रामकुमार वर्मा ने भी आदि काल को संधि काल और चारण काल के नाम से अभिहित करते हैं, दो भागों में बांटते हैं। अब दिक्कत यह आती है, कभी पूछ लिया गया परीक्षा में, आदि काल को चारण काल सर्वप्रथम किसने कहा या आदि काल को चारण काल नाम किसने दिया? अब वहां पर अगर जो रामकुमार वर्मा और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन दोनों ऑप्शन मिल जाए तो फिर क्या करोगे? तो ग्रियर्सन को लगाओगे। यदि ग्रियर्सन ना मिले तो रामकुमार वर्मा को लगा दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग मिलेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन यदि दोनों साथ में मिल जाएंगे तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन को लगाओगे, क्योंकि जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन पहले करिए, यानी सर्वप्रथम की बात आ रही है, तो सर्वप्रथम जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 8वीं शताब्दी से। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 8वीं शताब्दी से आदिकाल का प्रारंभ माना है। रामकुमार वर्मा अभी बात किए थे 693 ईस्वी से, रामकुमार वर्मा 693 ईस्वी से मानते हैं। हिंदी शब्द सागर किसके द्वारा संपादित किया गया? अभी बात हो रही थी इससे पहले, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ हिंदी साहित्य का विकास, रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास जो था वो प्रकाशित हुआ। लेकिन यहां पर ध्यान दीजिएगा, वहीं पर हम लोग जल्दी से पहुंच जाते हैं। यहां पर ध्यान देना है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है, यानी हिंदी शब्द सागर का संपादन किसने किया है? तो श्याम सुंदर दास ने। किसने संपादन? श्याम सुंदर दास जी ने किया है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, जिसकी भी चर्चा कर रहे थे जब पादरी एडविन उनकी बात किए थे, यानी FEK की, पादरी FEK के द्वारा लिखा गया था, है ना, हिंदी साहित्य का, या हाँ, तो यहां पर क्या है? ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसके द्वारा लिखा गया? एडविन ग्रीव्ज के द्वारा। तो ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, वहां पर क्या था? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो यदि हिस्ट्री लग जाए, हिस्ट्री तो पादरी, हिस्ट्री पादरी, तो हिस्ट्री से पादरी, और एडविन ग्रीव्ज स्केच, एडविन ग्रीव्ज स्केच। यहां पर देखो स्केच में चा आया है और एडविन ग्रीव्ज में जा आया है। चा और जा एक ही वर्ग के, चा और जा एक ही वर्ग के, आप ऐसे भी मिलान कर सकते हो। तो ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडविन ग्रीव्ज हैं। दूसरा ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो कौन हो जाएंगे? पादरी FEK हो जाएंगे। अंतर केवल थोड़ा सा है, ए स्केच ऑफ, है ना, यहां पर स्केच है, वहां पर हिस्ट्री हो जाता है, बाकी एक ही जैसा है, मिलता जुलता है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है। मिस्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की, तो परिवर्तन काल की जो समय सीमा निर्धारित की है, संवत 1890 से संवत 1925 से। ये तो रटने वाली चीज है, बाकी सभी कालखंड आपके क्लास नोट्स वाले में दिए गए हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखो फिर से आ गया, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर कौन है? पादरी FEK के द्वारा लिखा गया है। गारसा तासी का एक कथन देखो, बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी साहित्य को या हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह किसने कहा? गारसा तासी ने। गारसा तासी ने क्या कहा? यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। किसने? गारसा तासी।
रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है 1868 से 1893 ईस्वी तक। आपको याद होगा 2013 का पीजीटी, वहां पर प्रथम उत्थान द्वितीय उत्थान दोनों के समय सीमा एक साथ पूछ ली गई। इतना महत्वपूर्ण तथ्य है ये। यानी रामचंद्र शुक्ल जी जब आधुनिक काल का विभाजन करते हैं, किसका? आधुनिक काल का विभाजन करते हैं, उप विभाजन आधुनिक काल का, तो वहां पर एक पुरानी धारा और एक नई धारा, पुरानी धारा और नई धारा के नाम से वहां पर विभाजन करते हैं। फिर नई धारा को उत्थानों में, नई धारा को उत्थानों में नाम देते हैं। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान, तृतीय उत्थान, 3 उत्थान वहां पर हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। जिसमें से प्रथम उत्थान की जो समय सीमा है, प्रथम उत्थान की जो समय सीमा दी गई है 1868 से 1893। अगर दूसरे की बात किया जाए तो जस्ट 25 जोड़ देना है, 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी। और जो तीसरा उत्थान आएगा, तृतीय उत्थान, वो 1918 से 1941 ईस्वी तक हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये 3 कालखंडों में, यानी 3 धारा, 3 काल, क्या नाम है, उत्थान की बात हो रही है। प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय। तो प्रथम का 1868 से 1893, 1893 से 1918 द्वितीय, और तृतीय 1918 से 1941 ईस्वी तक, या रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास तक जहां तक बात कर लो। दूसरा, पहला और दूसरा ज्यादा पूछा जाता है। जो इससे पहले का है 1893 से पहले, सॉरी 1868 से पहले का, यानी 1843 से 1868, 1843 से 1868 का जो है, इसको पुरानी धारा नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? पुरानी धारा नाम देते हैं। तो ये पुरानी धारा हो गया, और ये तीनों नई धारा हो गए। ये तीनों क्या है? नई धारा के अंतर्गत आते हैं। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पुरानी हिंदी के नाम से किसने लिखा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। पुरानी हिंदी के नाम से पुस्तक किसने लिखी? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। फिर अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरहपा। सामान्य रूप से कह दिया जाए हिंदी का पहला कवि कौन है, तो सरहपा हो जाएंगे। बाकी अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? अभी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जिक्र आया था कि इन्होंने हिंदी साहित्य को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का प्रयास किया। वही पुस्तक है हिंदी साहित्य विमर्श है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है। ये प्रथम उत्थान की कालावधि जो अभी चर्चा हुई है, ये देखो यहाँ पर 1868 से 1893, 1868 से 1893। यहाँ पर देखो प्रथम कालखंड की अवधि क्या आ गई प्रथम उत्थान की? 1925 से 1950। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी देखो इसमें 1868 से 1893 है, यहाँ पर 1925 से 1950 है। मतलब क्या है? यानी कि ये संवत में दिया गया है और ये सन में दिया गया है। संवत और सन में 57 साल का अंतर होता है। 57 साल आगे चलता है क्या? संवत, और सन 57 साल पीछे है। अगर ये सन है, संवत है, इससे आपको सन बनाना है तो 57 घटा देना है। इस सन को अगर संवत बनाना है तो 57 जोड़ देना है। आपका क्लियर हो जाएगा। डेट एक ही लिखिए। आगे बात आती है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? यहां पर ध्यान दीजिएगा। काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश जॉर्ज अब्राहम गिरसन ने अपने इतिहास ग्रंथ में किस अध्याय में दिया है? 12वें अध्याय में। किसमें? 12वें अध्याय में। कहीं कहीं आपको मिल जाएगा कि जो जॉर्ज अब्राहम गिरसन का इतिहास ग्रंथ है ये मात्र 11 अध्यायों में लिखा गया है, तो सही नहीं है। 12वें अध्याय 12 अध्यायों में लिखा गया। दूसरा, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां प्रयोग की गई? तो 4 पद्धतियां। कौन सी? 4 पद्धतियां हैं। किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चित्तवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया है? तो जनता की चित्तवृत्ति को, है ना, तो प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। कथन किसका है भाई? बहुत महत्वपूर्ण है, रामचंद्र शुक्ल जी का। प्रत्येक देश का साहित्य, कहां का? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। ये कथन कह करके रामचंद्र शुक्ल जी अपने इतिहास की शुरुआत करते हैं। तो ये कहां पर आया? रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में आया। तो जनता की चित्तवृत्ति की चर्चा अपने इतिहास ग्रंथ में कौन करता है? रामचंद्र शुक्ल जी करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने साहित्य इतिहास
लेखन या साहित्य इतिहास ग्रंथ को कितने कालों में विभाजित किया है? तो 4 कालों में विभाजित किया है भाई। पहले कालखंड का नाम भाई वीरगाथा काल हो गया, क्या हो गया? वीरगाथा काल हो गया। दूसरे का नाम भाई भक्ति काल हो जाएगा, बिल्कुल आसान सा है। और तीसरा क्या हो जाएगा? रीति काल हो जाएगा। और चौथा क्या हो जाएगा? गद्य काल हो जाएगा। तो 4 कालखंडों में रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को वर्गीकृत, पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्गीकृत किया है। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? यानी हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, पहला काल है, उसका उपयुक्त नाम क्या है? तो आदिकाल नाम है। जब भी आपके मुख से निकलेगा आदिकाल के बारे में, तो वीरगाथा काल, संत काल, इस प्रकार से नहीं कहते हो, बीजोपन काल कोई नहीं कहता, आदिकाल ही कहता है। यानी आदिकाल बहुत प्रचलित नाम हो गया, बहुत चर्चित नाम हो चुका है, तो आदिकाल सबसे उपयुक्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों के इतिहास को वर्गीकृत किया है, या कितने कालखंड को वर्गीकृत किया? तो लगभग 950 वर्षों का। कितना? लगभग 950 वर्षों के इतिहास में लिखी गए पुस्तकों का इसमें जिक्र किया, साहित्य पर प्रकाश डाला। 950 वर्ष। अगला, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी आदिकाल पर तो कई लोगों ने चर्चा किया है, लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चर्चा किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हिंदी साहित्य का आदिकाल के नाम से इतिहास ग्रंथ लिख दिया। तो आदिकाल पर सर्वाधिक विशद विश्लेषण किसने किया है? पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को। आदिकाल की समय सीमा क्या है? आदिकाल की समय सीमा क्या है? वैसे आदिकाल की समय सीमा अलग अलग विद्वान अलग अलग बताते हैं, लेकिन सामान्य रूप से 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, सामान्य रूप से 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक आदिकाल की समय सीमा मानी जाती है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस क्या है? यानी आदिकाल में जो साहित्य लिखा गया है उसमें ढेर सारे रसों का प्रयोग किया गया है, जिसमें श्रृंगार रस भी है, वीर रस भी है, रौद्र रस भी होगा, कई रस होंगे, लेकिन प्रमुख रूप से कौन सा रस आया है? मुख्य रस क्या है? तो वहां पर वीर रस है। आदिकाल को बीजवपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, बीजवपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले किसने लिखा? देखो, एक आता हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रेंच भाषा में लिखा गया, हिंदी में नहीं लिखा गया, फ्रेंच भाषा में लिखा गया गार्थद ताशी के द्वारा। लेकिन हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में या हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखने वाले प्रथम विद्वान शिव सिंह सेंगर हैं, जो कि शिव सिंह सरोज के नाम से इतिहास ग्रंथ लिखे थे हिंदी का हिंदी में। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? किसका? काल क्रमानुसार। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा भाई, सबसे पहले बात आए तो मिश्र बंधु की आ सकती है, क्योंकि मिश्र बंधुओं ने इतिहास ग्रंथ बहुत पहले लिखा था। फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा, राम कुमार वर्मा जी ने लिखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा। लेकिन यहां पर प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का, पुस्तकों का नहीं पूछ रहा है, जो इतिहास ग्रंथ लिखेंगे उनका नहीं पूछा, जो लेखक हैं उनका पूछ रहा है। तो भाई लेखक में अगर जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात किया जाए, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ। कब? 1907 में। और राम कुमार वर्मा का कब होता है? 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में। और रामचंद्र शुक्ल कब है? 1884 ईस्वी में। रामचंद्र शुक्ल 1884 ईस्वी में है। अब बात आती है मिश्र बंधुओं की। मिश्र बंधुओं में भाई याद करो 3 लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गणेश, श्याम, सुखदेव बिहारी। अब तीनों का जन्म क्या है ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हम इधर लिखे दे रहे हैं, पहला क्या है? गणेश। तो जो गणेश बिहारी मिश्र हैं, इनका जन्म होता है 1865 ईस्वी में। कब? 1865 में। दूसरे आते हैं श्याम बिहारी। दूसरे कौन है? श्याम बिहारी हैं, इनका जन्म होता है 1873 ईस्वी में। और तीसरे जो आ जाते हैं सुखदेव बिहारी, इनका जन्म होता है 1878 में। सुखदेव, तो सुखदेव का जन्म होता है 1878 में। अब इन तीनों में से किसी का भी ले लो, इन तीनों में से किसी का भी ले लो, चाहे गणेश का ले लो, चाहे श्याम का, चाहे सुखदेव का। रामचंद्र शुक्ल से तो पहले ही आएंगे, तो मिश्र बंधु पहले आएंगे, फिर रामचंद्र शुक्ल आएंगे, राम कुमार वर्मा आएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी आएंगे। बिल्कुल सही हो जाएगा आपका क्रम। अगला क्या आता है? आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यानी रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य की शुरुआत कहां से मानी है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। कहां से? प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। बहुत फेमस है, खूब पूछा जाता है। अगला, भाषा काव्य संग्रह
भाषा काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? महेश दत्त शुक्ल जी हैं। कौन है? महेश दत्त शुक्ल ने भाषा काव्य संग्रह नामक ग्रंथ लिखा और बहुत चर्चित है, और यह भी हिंदी का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ है। 1873 में लिखा गया था। कब? शायद 1873 ईस्वी के आसपास लिखा गया था, हिंदी का हिंदी भाषा में। लेकिन रामचंद्र शुक्ल से हिंदी का इतिहास ग्रंथ मानने से मना कर दिए। उन्होंने कहा यह साहित्य का इतिहास नहीं है, भाषा का इतिहास है, इसलिए साहित्य का इतिहास इनको नहीं माना जाता। तो कुछ विद्वान भाषा काव्य संग्रह को हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं मानते हैं, जिसमें से रामचंद्र शुक्ल भी आते हैं। रामचंद्र शुक्ल ही शुरुआत करते हैं। तो इसलिए हिंदी साहित्य का हिंदी भाषा में लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है। यदि शिव सिंह सरोज ना हो ऑप्शन में, तब आप भाषा काव्य संग्रह को लगा दोगे। हिंदी साहित्य का अतीत बहुत फेमस है, खूब पूछा जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। हिंदी भाषा का उद्गम और विकास, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास बहुत चर्चित पुस्तक है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी जी के द्वारा लिखी गई। हिंदी नवरत्न जिसकी बात हो रही थी 1910 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1910 में प्रकाशित हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित किस शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जिसकी भी चर्चा इससे पहले भी हो चुकी है। हिंदी साहित्य का विकास के नाम से लिखा था और आगे चलकर हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधु जो तीन थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, इनका योगदान क्या रहा? इन्होंने एक तो हिंदी नवरत्न लिखा, बहुत फेमस है, और मिश्र बंधु विनोद लिखा। क्या लिखा? मिश्र बंधु विनोद नामक ग्रंथ लिखा। और मिश्र बंधु विनोद में लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया। क्या? 5000 कवियों का वर्णन किया गया। आकार की दृष्टि से देखा जाए तो मिश्र बंधु विनोद हिंदी साहित्य का सबसे बृहत, सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ माना जा सकता है। आगे बात आती है हिंदी गद्य के उद्भव काल। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया? भाई देखो, जब हिंदी की बात आई तो हिंदी की जब बात आई तो एक संस्कृत निष्ठ हिंदी और एक उर्दू मिश्रित, उर्दू अरबी फारसी मिश्रित हिंदी की बात आई, तो जिसको हिंदुस्तानी आगे चल के कहा गया। तो उर्दू अरबी फारसी आए तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। यदि संस्कृत निष्ठ आए, क्या है? संस्कृत निष्ठ आए तो आप लक्ष्मण सिंह को लगाओगे, तो राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लेते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तृतीय प्रकरण में, तो तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? वीरगाथा काव्य का। किसका? वीरगाथा काव्य का किया है। हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद कौन सा है? तो हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। क्या है? हिंदी का सबसे प्राचीन छंद दोहा है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से किसने माना है? हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी से मानने वाले विद्वान कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाते हैं। आचार्य शुक्ल जी आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों पर चर्चा करते हैं या आदिकाल के अंतर्गत कितने प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं? तो मात्र 12 ग्रंथ हैं। कितने हैं? 12 ग्रंथ हैं। तो 12 ग्रंथों को इन्होंने प्रमाणिक माना है, जिनमें से ये जो भाषा की दृष्टि से देखा जाए तो 2 भागों में आता है। एक आता है अपभ्रंश भाषा में लिखे गए। किसमें? एक अपभ्रंश भाषा में लिखे गए और दूसरा देश भाषा में लिखे गए। तो देश भाषा में लिखे गए 8 ग्रंथ हैं। देश भाषा में लिखे गए 8 ग्रंथ हैं और अपभ्रंश भाषा में लिखे गए मात्र 4 ग्रंथ हैं। तो कुल मिलाकर के 12 ग्रंथ हो जाते हैं। तो अपभ्रंश भाषा में रामचंद्र शुक्ल जी मात्र 4 ग्रंथ मानते हैं और बाकी देश भाषा के अंतर्गत 8 ग्रंथ मानते हैं। इन 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिकता दी है आदिकाल के अंतर्गत। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को क्या कहा है? तो आदिकाल के द्वितीय प्रकरण बात हो चुकी है। इससे पहले अपभ्रंश काव्य, पहले को क्या कहा था? सामान्य परिचय। पहले को सामान्य परिचय कहा, दूसरे को अपभ्रंश काव्य कहा, तीसरे को देश भाषा काव्य कहा और चौथे को जो नाम दिया, चौथा जो नाम दिया उसको फुटकल रचनाएं नाम दिया था। अगला, हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण या दोहरा नामकरण पद्धति किसने अपनाई? रामचंद्र शुक्ल जी। भाई बात कई बार कर चुके हैं, आज ही की क्लास में कई बार चर्चा हुई है कि दोहरा नामकरण, 2 नाम रखे गए। आदिकाल को आदिकाल, वीरगाथा काल, भक्ति काल को भक्ति काल और पूर्व मध्यकाल, रीतिकाल को रीतिकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल को आधुनिक काल और गद्य काल। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी। तो दोहरा नामकरण पद्धति अपनाने वाले कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू हैं। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन? स्वयंभू को माना जाता है। और संधा भाषा का अर्थ क्या है? संधा भाषा, तो संधा भाषा का अर्थ कई बार पूछा गया परीक्षा में
अंतः साधनात्मक, कैसी? अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा। अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीकात्मक भाषा है। 84 सिद्धों में प्रथम कौन है? सरहपा। 84 सिद्धों में प्रथम यानी सबसे पहले नाम किसका आता है? तो सबसे पहले नाम सरहपा का आता है, लेकिन सबसे ऊंचा नाम किसका है? तो लुइपा का। लुइपा का सबसे ऊंचा नाम है। सर्वाधिक पांडित्य और बेजोड़ किसने? तो कड़ापा। कड़ापा सर्वाधिक पांडित्य और बेजोड़ में, कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ है, सबसे ऊपर नाम आता कड़ापा का। लेकिन सबसे ऊंचा नाम किसका? तो सबसे ऊंचा नाम लुइपा का। और सबसे पहला नाम किसका? तो सरहपा का। सबसे पहला सरहपा का। सिद्धों में प्रथम कौन? सरहपा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार समय सीमा भाई 1375 से 1700। अगर जो आदिकाल की बात करो तो ये आदिकाल की समय सीमा जो बताते हैं संवत 1050 से, कहां से? संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। और भक्ति काल की 1375 से 1700। और रीति काल की बात करो तो 1700 से 1900। 1700 से 1900। फिर उसके बाद आगे देखिए 1900 से 1984 तक आदिकाल हो जाता है, आधुनिक काल हो जाता है। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है। वह ग्रंथ जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है, पुस्तक कौन सी? पदावली है, राधा और कृष्ण। अगला कुमार पाल प्रतिबोध, सोम प्रभ सूर्य, बहुत फेमस है। कुमार पाल प्रतिबोध, यहीं से मिलती जुलती एक रचना आती है कुमार पाल चरित। कुमार पाल चरित। तो कुमार पाल चरित किसकी है? ये हेमचंद की है। कुमार पाल चरित कहा जाए तो हेमचंद। कुमार पाल चरित हेमचंद। कुमार पाल प्रतिबोध तो ये सोमप्रभ सूर्य की है, मिलती जुलती है, भ्रमित करती है, इसलिए जरूरी है। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी प्रभावित है, यानी किस भाषा से? तो बंगला भाषा से प्रभावित है। भले हिंदी मैथिली हिंदी में लिखित है, लेकिन बंगला से प्रभावित है। एक कथन में बहुत पूछा जाता है, भल्ला हुआ जो मारिया बहिर में हारा कंतु लज्जे जमतु वयस्यम और अहि जय भग्या घर एंतु। यानी ये पंक्तियां खूब पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई? हेमचंद। किसके द्वारा? हेमचंद। कहीं कहीं पर आपको मुंज कवि के द्वारा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मुंज कवि। तो सही माने में देखा जाए तो मुंज कवि इसके रचनाकार हैं, मूल रचनाकार मुंज कवि हैं। लेकिन परीक्षा में आयोग आपसे क्या पूछता है? जब भी पूछता है तो हेमचंद को मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि हेमचंद ने अपने ग्रंथ में इन पंक्तियों की चर्चा की है और मुंज कवि के द्वारा ये लिखी गई है। लेकिन आयोग जो मान रहा है उसके आधार पर आपको उत्तर देना है हेमचंद। बाकी हेमचंद ऑप्शन में नहीं है तो मुंज कवि को भी मान सकते हो। दान वाक्यावली के रचनाकार कौन है? विद्यापति। विद्यापति अपने जीवन काल में 16 ग्रंथ लिखे। विद्यापति के कितने ग्रंथ हैं? 16 ग्रंथ हैं। उन 16 ग्रंथों में से एक यहां पर दान वाक्यावली भी दी गई है। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये किसने कहा? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज है। ये कथन किसका है? राहुल सांकृत्यायन। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। अगला है धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोड से अलग नहीं की जा सकती। ये कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी यहां पर रामचंद्र शुक्ल जी का उस बात का विरोध कर रहे हैं जो रामचंद्र शुक्ल जी मात्र 12 रचनाओं को प्रमाणिकता दिए, बाकी की रचनाओं को चाहे सिद्धों की हो नाथों की हो उनको क्या कह दिया? धार्मिक पुस्तक मानकर, धार्मिक ग्रंथ मानकर उनको अलग कर दिया। हिंदी साहित्य के इतिहास से उनका विरोध करते हुए कहते हैं कि धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोड से अलग नहीं की जा सकती है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है रामचंद्र शुक्ल जी के विरोध में। इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज के संबंध में यानी पृथ्वीराज रासो के संबंध में कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। पूरा ग्रंथ क्या है? जाली है। यहां से भी आपको याद रखना है कि यह ग्रंथ जाली है। यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो यह आता है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वाधिक अप्रमाणिक किसने मानता? सर्वाधिक अप्रमाणिक किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। सबसे पहले अप्रमाणिक किसने माना है? सबसे पहले तो डॉक्टर बुलर ने जयानक की जो पुस्तक आई थी पृथ्वीराज विजय, उसके आधार पर उन्होंने इसे सबसे पहले अप्रमाणिक माना। तो सबसे पहले डॉक्टर बुलर हो जाएंगे और सबसे ज्यादा सर्वाधिक अप्रमाणिक तो रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे।
शालिभद्र सूर्यकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? तो गणपत चंद्र गुप्त जी ने। अवधूत मत किससे कहते हैं? तो नाथ संप्रदाय को। नाथ संप्रदाय का एक नाम है अवधूत संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय या अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय कहते हैं। एक पंक्ति है, जोई सका है जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, ऐसे आता है, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड। यहां पर तो वर्तनी को जरूरत हुई है, तो जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांड, यानी जो जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। किसने कहा है? गोरखनाथ ने कहा है। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मत्स्येंद्रनाथ। खूब पूछा, गोरखनाथ के गुरु कौन? मत्स्येंद्रनाथ हैं। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान कौन है? गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान यहां पर रामचंद्र शुक्ल जी हैं। वारकरी संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? वारकरी संप्रदाय सिद्ध साहित्य से संबंधित है। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका है? अभी बात हुई थी, सर्वोच्च स्थान लुइपा का, सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का, सबसे पहला स्थान सरपा का। और कवित्व और पांडित्य में बेजोड़ कौन है? तो कड़हपा है। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा भाषा नाम किसने दिया? बहुत पूछा जाता है। अद्वय वज्र और मुनिदत्त ने। प्रथम जैन कवि कौन है? तो प्रथम जैन कवि देवसेन है। और देवसेन की ही रचना है श्रावकाचार, जिसको डॉक्टर नगेंद्र आगे चल के क्या मानते हैं? हिंदी की पहली पुस्तक मानते हैं। तो श्रावकाचार देवसेन के द्वारा लिखी गई हिंदी की पहली पुस्तक है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। एक कथन है, इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है। इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के संबंध में है? बीसल देव रासो के संबंध में। भाई बीसल देव रासो से भी क्वेश्चन आता है, कैसी रचना है? श्रृंगारिक रचना है। कैसी रचना है? श्रृंगारिक रचना है। भाई जितने भी रासो ग्रंथ हैं वीर रस में लिखे गए, वीर गाथा। यहां पर क्या है? श्रृंगारिक रचना है। कैसी है? श्रृंगारिक रचना है। किंचित आभास मात्र वीर रस का प्रयोग किया गया है। तो बीसल देव रासो कैसी? श्रृंगारिक रचना है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं। भाई रामचंद्र शुक्ल जी का कथन क्या कहा? वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य कोई कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में यह मत किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। राहुल बेल के संबंध में कौन सा मत सही है? तो यहां पर सभी सही वाले दिए गए, चौथा जो आएगा वो नहीं सही वाला होगा। तो पहला, इसका रचनाकार रोडा कवि है, बिल्कुल सही है। यह मूलतः एक शिलांकित कृति है, शिलांकित तौर पर पत्थरों पर लिखी गई। तो राहुल बेल पत्थरों पर लिखी गई पुस्तक है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। कैसा है? चंपू काव्य। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य कई बार पूछा गया। दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो के संस्करण को मूल रासो मानते हैं। यानी डॉक्टर दशरथ शर्मा पृथ्वीराज रासो के किस संस्करण को मूल रासो मानते हैं? तो सबसे छोटा संस्करण जिसमें 1300 छंद मात्र हैं। कितने? मात्र 1300 छंद हैं। बीसल देव रासो के संपादन कर्ता कौन है? यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीसल देव रासो के रचनाकार आए। बीसल देव रासो के रचनाकार तब तो अलग बात हो जाएगी। यहां पर संपादक पूछा गया, तो संपादन किसने किया? माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा। माता प्रसाद गुप्त और अगरचंद नाहटा ने। रचनाकार कौन होंगे? बीसल देव रासो के नरपत नाल। आगे है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वह रचना जिसके आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए। यानी विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। विद्यापति को मैथिल कोकिल कहते हैं। किसने? किस पुस्तक में? पदावली पुस्तक के आधार पर। किस आधार पर? तो पदावली पुस्तक के आधार पर। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है। यही कवि हिंदी काव्य धारा के प्रथम सृष्टा थे। यह कथन किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन का है। आगे है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं अवहट्ट कहा। इस पुस्तक की भाषा को स्वयं कवि ने अवहट्ट कहा है। इसके बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। वह कृति जिसके संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है वो पुस्तक है कीर्तलता। कौन सी पुस्तक है? कीर्तलता है। और विद्यापति की एक पुस्तक है कीर्ति पताका, जो कि अप्रकाशित है। कैसी है? अप्रकाशित है। और कीर्तलता प्रकाशित है। अगली पुस्तक, अगला है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। प्रारंभिक काल हिंदी के
यानी हिंदी के प्रारंभिक काल को। तो यह विषय कथन किसका है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्या है? साधारणतः प्रारंभिक काल हिंदी के सन ईस्वी के 10वीं से लेकर 14वीं शताब्दी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। चौपाई दोहे का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उससे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली में लिखना शुरू किया था। यह सरहपा विषय कथन किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है सरहपा के विषय में। चिंतामणि के रचनाकार, प्रबंध चिंतामणि खूब पूछा है, प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध जिसकी भी चर्चा हुई थी सोमप्रभ सूरी हैं। रेवंत गिरिरास विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास के रचनाकार कौन? विजय सेन सूरी हैं। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और व्यवस्थित विवेचन किसने किया? तो अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? तो हेमचंद ने। किसने किया है? हेमचंद ने। अगला है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक के लेखक कौन है या किससे संबंधित है? रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? वज्रयानी कथा से। किससे है? वज्रयानी कथा से है। अगला आता है जिहाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियां। ये पंक्ति बहुत पूछी थी परीक्षा में। किसके द्वारा लिखी गई? अमीर खुसरो के द्वारा। इस पर तो गाना भी बना है। अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई पंक्ति। निर्भय भीम व्यायोग, निर्भय भीम व्यायोग किसके द्वारा लिखी गई? रामचंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा? रामचंद्र सूरी ने निर्भय भीम व्यायोग लिखा। वह इतिहासकार जिसने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया, यानी वह इतिहासकार कौन है जो सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग करता है? किसका? हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया है। तो अबू सईद ने हिंदवी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया। कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिख वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? यानी वह ग्रंथ जिसमें कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं का नखशिख वर्णन किया गया है, राहुल बेल है। ये राहुल बेल वही है जो रोड़ा कवि रचनाकार है। शिलांकित कृति है, गद्य पद्य में लिखी गई, यानी चंपू काव्य में लिखी गई है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य, काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहां उत्सव रूप में है। ये किसके द्वारा कहा गया है? विद्यापति के संदर्भ में या विद्यापति के संबंध में राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन है। किसका? राम स्वरूप चतुर्वेदी का। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं हिंदी के पहले महाकवि। हिंदी के पहले महाकवि हैं। क्या है? हिंदी के पहले महाकवि हैं। व्याकरण में पारंगत क्या थे? हमको नहीं लगता, क्योंकि भाषा की दृष्टि से कहा जाए, हाँ, छंद शास्त्र के विशेषज्ञ थे, इसमें कोई दो राय नहीं, छंद खूब लिखे। तो हिंदी के पहले महाकवि थे। चंदन बालारास, चंदन बालारास के रचनाकार आशा कवि हैं। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासों में मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग किया? कवित्व छंद का। वैसे इसमें 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। कितने? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। तो 68 प्रकार के छंदों में एक छंद कवित्व छंद जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। शुक्ल जी के अनुसार हमीर रासों का रचनाकार है कौन? सारंगधर। हमीर रासों का रचनाकार कौन? सारंगधर है। कौन मानता है? शुक्ल जी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए शब्द प्रयुक्त किया, हिंदवी। अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया है। अगला ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा में ढोला के पिता का नाम क्या है? राजा नल। ये क्वेश्चन पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2021-22 वाले में ना, तो राजा नल इनके पिताजी थे। गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी, गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी, ये भी पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर में। पीतांबर दत्त बर्थवाल कौन है? पीतांबर दत्त बर्थवाल के अनुसार गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी है। वैसे इनके जन्म को लेकर के विद्वानों में काफी मतभेद है। यहां पर याद रखिएगा, राहुल सांकृत्यायन कौन है? राहुल सांकृत्यायन इनका समय मानते हैं 845 ईस्वी। क्या मानते हैं? 845 ईस्वी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय 9वीं शताब्दी मानते हैं। कौन सा शताब्दी? 9वीं शताब्दी। और फिर 11वीं शताब्दी पीतांबर दत्त बर्थवाल ही हैं। और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा, शुक्ल और वर्मा ये 2 लोग हैं, इनका समय 13वीं शताब्दी मानते हैं। तो 845, 9वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी और 13वीं शताब्दी, ये 4
इनके जन्म से संबंध में मत हैं, याद रखिएगा। नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। यह कहानी 16वीं शताब्दी के बाद की लिखी हुई है और रासों में प्रक्षिप्त हुई, यह किसने कहा है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। किसके संबंध में है? पद्मावती समय के संबंध में है। अगला, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि, आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? तो अमीर खुसरो है। कौन है? अमीर खुसरो हैं। भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, भरत मुनि ने अपभ्रंश को नाम दिया, देश भाषा काव्य नाम दिया। जन्म काल की दृष्टि से कवियों का कालक्रमानुसार, तो भाई चंद्रवरदाई, जगनिक, खुसरो और श्रीधर हैं कालक्रम की दृष्टि से। अगला, बीसल देव रासो की नायिका का नाम राजमती। बीसल देव रासो की नायिका कौन है? तो बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर, नाद के घर व्यंद गरजय, बाजंत अनहद तूर। उपर्युक्त काव्यांश में अनहद नाद की स्थिति को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करने वाले योगी या संत का नाम क्या? तो इस प्रकार की बात कौन करते हैं? गोरखनाथ। ये सीधे पंक्ति पूछते हैं कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? अमावस के घर झिलमिल चंदा, पूनम के घर सूर्य, ये खूब पूछते हैं गोरखनाथ की। हिंदी सिद्ध हेम शब्दानुशासन, सिद्ध हेम शब्दानुशासन के रचनाकार कौन है? हेमचंद है। इसी से मिलती जुलती रचना है हिंदी शब्दानुशासन। तो हिंदी शब्दानुशासन केशरीदास वाजपेयी की, हिंदी शब्दानुशासन केशरीदास वाजपेयी की है और सिद्ध हेम शब्दानुशासन ये आचार्य हेमचंद की हो जाती है। आगे बात आती है, नायिकाओं का नक्शिक वर्णन मिलता है राउल बेल की रोडा में, यानी रोडा की राउल बेल में मिलता है 7 नायिकाओं का। डिंगल का सबसे पहले प्रयोग, डिंगल का सबसे पहले प्रयोग कहां पर हुआ? राजा बांकीदास कृत कुकवि बत्तीसी में। कहां पर? राजा बांकीदास कृत कुकवि बत्तीसी में डिंगल शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ है। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य कौन सा? शिलाओं पर लिखा हुआ, शिलांकित कृति, इससे पहले बात हो चुकी है, राउल बेल है। इतिहास लेखन के सबसे अविकसित पद्धति, अभी देखो विकसित बताए थे वहां पर, तो विधेयवादी पद्धति थी, सबसे विकसित विधेयवादी और अविकसित वर्णानुक्रम पद्धति, जिसको अल्फाबेटिकल कहते हैं। गार्टर ताशी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था। आगे, आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? चरित काव्य, जैन साहित्य। ये खूब पूछते हैं, चरित काव्य किस आदिकाल के अंतर्गत किस साहित्य में लिखे गए? जैन में। पुरुष कहानी हो कहो जस पथावे पुण्य, ये पंक्ति बहुत पूछी जाती है, किसकी? विद्यापति की। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संग्रह किसने किया? पीतांबर दत्त बर्थवाल ने। गोरख की वाणियों का सर्वप्रथम संपादन किसने किया? पीतांबर दत्त बर्थवाल ने। स्वयंभूकृत पौमचर्यु की विषय वस्तु क्या है? रामकथा से संबंधित। किससे? रामकथा से। अपभ्रंश का आदि कवि कौन है? स्वयंभू। अपभ्रंश का पहला कवि, अपभ्रंश का आदि कवि तो स्वयंभू है। आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ, आदिकालीन साहित्य में गद्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? कुबलय माला कथा। संदेश रासक के रचनाकार अब्दुल रहमान। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य? खंड काव्य। कैसा काव्य? खंड काव्य, संदेश काव्य है। किस ग्रंथ में हिंदू दरबार और भारतीय जीवन पद्धति का यथार्थ चित्रण हुआ है? वर्ण रत्नाकर। किसमें? वर्ण रत्नाकर। और ये वर्ण रत्नाकर जो ग्रंथ है ये शब्दकोश है। क्या है? शब्दकोश है। ये व्याकरण ग्रंथ नहीं, याद रखिएगा, ये व्याकरण ग्रंथ ना हो करके शब्दकोश है। कैसा है? शब्दकोश है। एक है उक्त व्यक्ति प्रकरण, वो व्याकरण ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ये व्याकरण ग्रंथ है और वर्ण रत्नाकर शब्दकोश है, कई बार पूछा गया है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास बहुत फेमस है। हिंदी साहित्य का समग्र इतिहास रामकिशोर शर्मा के द्वारा लिखा गया। रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए? 3 भेद। रमणीयता के आधार पर काव्य के 3 भेद कौन? उत्तम, मध्यम और अधम। स्वरूप के आधार पर काव्य के कितने भेद किए गए? 2 भेद। कौन कौन से? श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य स्वरूप के आधार पर। इस्तवार दालाले त्रेतुर हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। बात हो चुकी है। इस्तवार दालाले त्रेतुर हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? गार्टर ताशी है, इससे पहले बात हो चुकी। आगे, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जॉर्ज अब्राहम बियर्सन के द्वारा लिखा गया। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन की संज्ञा का प्रयोग किसने किया? इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले तो वोल्टेयर ने। किसने? वोल्टेयर ने। और नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के 6ठ भाग, 6ठे भाग, जिसका नाम था रीतकाल, रीतबद्ध काव्य, का संपादन किसने किया? तो हिंदी साहित्य के 6ठे इतिहास का 6ठा भाग डॉक्टर नगेंद्र ने संपादित किया था।
और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कई बार चर्चा हुई। 1938 में लिखा गया, नहीं प्रकाशित हुआ रामकुमार वर्मा जी के द्वारा, जो कि अधूरा इतिहास है। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? तो विधेयवादी पद्धति पर। किस पर? विधेयवादी पद्धति पर लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? यानी जो आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल को आदिकाल कहा, वो प्रेरणा कहां से मिली? रामचंद्र शुक्ल जी से मिली। किससे? रामचंद्र शुक्ल जी से। और आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? तो है आदिकाल। यानी आदिकाल की अगर बात करो, इतना विवादित है कि इसमें कम से कम 17-18 नाम दे दिए गए आदिकाल के। इतने नाम और किसी कालखंड के नहीं रहे हैं। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से। कब से? 693 ईस्वी से। राहुल सांकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता, हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता किस पत्रिका में छपा था? गंगा पत्रिका में। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। बहुत फेमस है। उत्तरी भारत की संत परंपरा, परशुराम चतुर्वेदी। उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी ने। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखनकर्ता कौन है? विजेंद्र स्नातक हैं। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संबंध में किसके द्वारा कहा गया? तो सुमन राजे के द्वारा कहा गया। सुमन राजे का एक इतिहास ग्रंथ आया, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास के नाम से इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो शायद 2002 में आया था। आगे बात आती है, हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन है? राम खिलावन पांडे जी हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास श्री कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने लिखा। श्री कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा क्या? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के नाम से। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल जी से संबंधित यह कथन किसका है? जैनेन्द्र जी का है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफल है। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभाव की मनः स्थितियों का प्रतिफल है। यह किसने कहा? तो डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा है। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले रामशंकर शुक्ल रसाल जी हैं। रामकुमार वर्मा ने आदिकाल के समय सीमा क्या मानी है? संवत 750 से संवत 1375 तक, यानी 693 ईस्वी से। कब से? 693 ईस्वी से। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा है? तो 4 कालों में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने काल खंडों में बांटा? तो 4 काल खंडों में बांटा। कितने प्रकरणों में बांटा है हिंदी साहित्य के इतिहास को? तो अगर जो प्रकरण कह दिया जाएगा तो प्रकरण हो जाएंगे 7, लेकिन कालखंड कहा जाएगा तो 4 होंगे। छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद? तो छंद के सद्भाव और अभाव के आधार पर 3 भेद हो गए। ऐसा छंदबद्ध काव्य, यानी छंदबद्ध और छंद रहित, और इसके बाद गद्य पद्य यानी मिश्रित। अगला, सिद्ध साहित्य के संपादन का कार्य सर्वप्रथम किसने किया? बिंडल ने। सिद्ध साहित्य के संपादन का सबसे पहले काम किसने किया है? तो बिंडल ने किया। नाद न बिंदु न रवि शशि मंडल काव्य, ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई? सरहपा के द्वारा कही गई। का आ तरवर पंच बिडाल चंचल चिये पैठो काल, किसने? लुईपा। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो हट्ठा, खूब पूछा जाता है। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा। जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मांडे, बात हो चुकी है, गोरखनाथ। एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, पंक्ति किसने? अमीर खुसरो ने। बीसल देव रासो का 12 मासा विरह वर्णन किस मास से शुरू होता है? कार्तिक मास से। पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन चार्ल्स एलियट ने किस वर्ष कराया? 1865 में। आल्हा किस माह में गाया जाता है? बरसात में, यानी वर्षा ऋतु में। आल्हा खंड के रचयिता आलखंड यानी जगनिक किस राजा के आश्रित थे? परमार्थ देव। किसके? परमार्थ देव के आश्रित थे। कैमास वध किस रासो ग्रंथ में है? पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी है, और रामचंद्र शुक्ल ने किससे मानी? रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से। किससे? रसायन से मानी है।
किस रासो ग्रंथ के अध्याय या खंडों का विभाजन समय के रूप में किया गया? तो समय के रूप में विभाजन किया गया पृथ्वीराज रासो का। कितने समय? 69 समय। कितने समय? 69 समयों में इसकी कथा विभाजित है। बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचनाओं का संकलन है? सिद्धों की। तो सिद्धों की रचनाओं का संकलन बौद्ध गान ओ दोहा के नाम से किया गया। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिस्र बंधुओं ने किससे माना है? गोरखनाथ को। गोरखनाथ को हिंदी का पहला गद्य लेखक किसने माना? मिस्र बंधुओं ने माना। निम्नलिखित में से किस कवि का मूल नाम चंगदेव था? चंगदेव किसका नाम था? हेमचंद का नाम था, बहुत फेमस है। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है, ये किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। जयचंद प्रकाश के रचनाकार भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका के मधुकर कवि, और इसी प्रकार से एक आती है जहांगीर जस चंद्रिका। जहांगीर जस चंद्रिका, तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन हो जाते हैं? तो यहां पर केशव दास हैं। कौन है? केशव दास हो जाएंगे। प्रातः याद रखिएगा, तीनों मिलती जुलती रचनाएं। संस्कृत प्राकृत काव्य कुमार पाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमप्रभ सूर, कई बार बात हो चुकी। अब्दुल रहमान का संदेश रासक खंड काव्य की नायिका का पति कहां चला जाता है? गुजरात। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, गुजरात जाता है। कौन जाता है? तो संदेश रासक। संदेश रासक में पति कहां जाता है? गुजरात जाता है। दूसरा, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कार चंद्रवरदाई किस राजा के आश्रित थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। मेघदूत और संदेश रासक की संदेश परंपरा किस ग्रंथ में मिलती है? तो बीसल देव रासो में। किसमें? बीसल देव रासो में मेघदूत और संदेश रासक की परंपरा मिलती है। पद्मावती समय किस ग्रंथ का हिस्सा है? तो पृथ्वीराज रासो का। बीसल देव रासो, इसमें नायक रूट करके कहां भाग जाता है भाई? इसमें बीसल देव रासो में कहां जाएगा? उड़ीसा जाएगा। और संदेश रासक में खंभात गुजरात जाता है। संदेश रासक में खंभात गुजरात जाता है। आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया? आदिकाल में बालनाथ किसे कहा गया? तो जालंधर नाथ को बालनाथ कहा गया। स्वयंभू का रामायण हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने कहा? राहुल सांकृत्यायन ने। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी नाम दिया प्राकृताभास हिंदी। शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी कहा है। अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा, अपभ्रंश व राजस्थानी मिश्रित भाषा को क्या कहा गया? डिंगल कहा गया। और अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा का मिश्रण पिंगल कहलाता है। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी तो डिंगल, अपभ्रंश प्लस ब्रज तो पिंगल भाषा कहलाती है। दूसरा आगे आता है, शुक्ल जी ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा? तो आदिकाल को 4 प्रकरणों में बात हो चुकी है, नाम में बता दिए। अपभ्रंश व ब्रज भाषा मिश्रित पिंगल। खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? तो फारसी लिपि में हुई। नाथ पंथ का प्रवर्तन गोरखनाथ। किस विद्वान ने पुष्य को हिंदी का प्रथम कवि माना? गिरियर्सन और शिव सिंह सेंगर दोनों ने। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस। विद्यापति की पदावली में कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस है। चारण काव्य की भाषा, चारण काव्य की भाषा डिंगल। चारण काव्य की भाषा क्या? डिंगल है। चारण साहित्य किस साहित्य का दूसरा नाम है? तो रासो साहित्य। चारण साहित्य रासो साहित्य का दूसरा नाम है। मत्स्येंद्रनाथ की पूजा या उपासना पद्धति का नाम क्या है? पिप्पलीस देव। क्या नाम है? पिप्पलीस देव इनका उपासना पद्धति है। परमाल रासो का रचयिता जो महोबा के राजा परमार्थ देव का आश्रित था, कौन है? तो परमार्थ देव का आश्रित कौन था? जगनिक। परमाल रासो का रचनाकार। रासो ग्रंथ परंपरा का सर्वाधिक प्रसिद्ध लेकिन उतना ही विवादास्पद काव्य ग्रंथ है। भाई पृथ्वीराज रासो आदिकाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध महाकाव्य, सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है, लेकिन उतना ही विवादित है। क्यों? क्योंकि कोई प्रमाणिक, कोई अप्रमाणिक, कोई अर्ध प्रमाणिक, कई प्रकार से आरोप यहां पर लगे। डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार, किसके अनुसार? डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार सरापा का समय क्या है? 633 ईस्वी। क्या है? 633 ईस्वी सरापा का समय। किसके अनुसार? विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार है। आदिकाल में मनोरंजन परक रचना करने वाले कवि, आदिकाल में मनोरंजन परक कविता करने वाले कौन है? अमीर खुसरो हैं। मनोरंजन की जैसे बात आए अमीर खुसरो हो जाएंगे। नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव, नारियों के प्रति निंदा और उपेक्षा का भाव किस साहित्य में मिलता है? तो नाथ साहित्य में मिलता है। स्वयंभू की उस कृति का नाम बताइए जिसमें रामकथा वर्णित है। पौमचरी बहुत फेमस है रामकथा। विसल देव रासो की गृहिणी, विसल देव रासो की गृहिणी नायिका कौन है? राजमती। कौन है? राजमती। विसल देव रासो की नायिका राजमती है। 11वीं सदी में राम सिंह की दोहा काव्य परंपरा में आने वाली कृति पाहुड़ दोहा है, बहुत फेमस है। शालिभद्र सूर्य को हिंदी का पहला कवि किसने माना? गणपत चंद्रगुप्त ने। ये गणपत चंद्रगुप्त वही है जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, 1865 में प्रकाशित हुआ था। आदिकाल को संक्रमण काल की संज्ञा रामखिलावन पांडे ने। आदिकाल को संक्रमण काल किसने कहा? रामखिलावन पांडे ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो राहुल सांकृत्यायन ने।
भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालिभद्र सूरि। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरि। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर। मैथिली का कवि कौन? विद्यापति। विद्यापति, उमापति, ये कई नाम लिखवाए गए हैं जो आपका क्लास नोट्स है। हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी? श्रावकाचार्य देवसेन के द्वारा लिखी गई 933 में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि किसे माना? अब्दुल रहमान को। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। भाषा सर्वेक्षण किसकी पुस्तक है? जॉर्ज ब्राहम ग्रियर्सन की है। किस सिद्ध कवि की रचनाओं में रहस्य भावना की प्रधानता है? लुइपा। लुइपा रहस्यवादी कवि माने जाते हैं भाई। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? ज्ञान है। शून्य का पूरक तत्व ज्ञान है। आत्मबोध किसकी रचना? गोरखनाथ। नाथों की संख्या 9 और सिद्धों की संख्या 84। रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल पिंगल। रासो ग्रंथों की भाषा डिंगल पिंगल है। नल सिंह द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा? विजयपाल रासो। विजयपाल रासो का रचनाकार कौन है? नल सिंह है। बौद्ध धर्म के किस तत्व के प्रचारार्थ सिद्धों ने लोक भाषा में साहित्य की रचना की है? वज्रयान। भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ठ नाम दिया। क्या नाम दिया? अवहट्ठ नाम किसने दिया? भोला शंकर व्यास जी ने। आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय नाम प्रस्तावित किसने किया? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। क्या कहा? आदिकाल के लिए अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय, अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। जैन परंपरा का सबसे पहला कवि स्वयंभू है। राहुल सांकृत्य ने सिद्धों के चर्यापदों और दोहों को किस शीर्षक से संपादित किया? हिंदी काव्य धारा के नाम से। दोहा कोश के रचयिता दोहा कोश के रचयिता कौन है? सरायपाद हैं। राहुल बेल किसकी रचना है? तो राहुल बेल रोडा की रचना है। किसकी है? रोडा की है। मिश्र बंधुओं के अनुसार ब्रज भाषा का सर्वप्रथम हिंदी कविता में प्रयोग किसने किया? सारंगधर ने। किसने? सारंगधर ने सबसे पहले ब्रज भाषा का हिंदी कविता में प्रयोग किया है। भू परिक्रमा किसकी रचना है? विद्यापति की। विद्यापति के बारे में बताए थे। विद्यापति की कितने रचनाएं? 16 रचनाएं हैं, जिनमें से एक भू परिक्रमा भी है। दान वाक्यावली भी इससे पहले हम लोग पढ़ चुके। हरिचरित्र के रचनाकार कौन है? लालच दास है। हरिचरित्र के रचनाकार लालच दास है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने आदिकाल का प्रथम कवि किसे माना? विद्यापति को। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी का पहला कवि, आदिकाल का पहला कवि कौन है? विद्यापति हो जाएंगे। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमा मंडित भारतवर्ष में कोई दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। नाथ संप्रदाय को सिद्ध परंपराएं का विकसित और शक्तिशाली रूप समझना चाहिए कथन किसका है? राम कुमार वर्मा का है। नाथ पंथ को सिद्ध युग और संत युग के बीच की अवस्था किसने कहा? किसको? नाथ पंथ को सिद्ध युग और संत युग के बीच की अवस्था राम कुमार वर्मा जी ने कहा। तो हिंदू समाज में नीची से नीची समझी जाने वाली जाति अपने से नीची एक और जाति ढूंढ लेती है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक बात और कही थी, पंडिताई भी एक बोझ है। पंडिताई भी एक बोझ है। बहुत फेमस पंक्ति है। विसल देव रासों में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस किंचित आभास मात्र है। यह किस आलोचक का कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। बात हो चुकी है इससे पहले। हिंदी का चरित्र पहली बार ही बड़े मोहक रूप में भाषा और संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासों में निखर कर आया है। काव्य प्रक्रिया यहां पूरी तरह निष्पन्न हुई है। तो देखो यहां पर आ गया संवेदना। संवेदना के लिए हमने बताया था कि संवेदना जहां पर भी आए आप रामस्वरूप चतुर्वेदी को तुरंत लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाता है। अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? रैधु। अपभ्रंश का अंतिम कवि कौन है? रैधु हैं। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? दोहा। अपभ्रंश भाषा का विकास किस भाषा से हुआ? तो प्राकृत से। अपभ्रंश का प्राकृत से। संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर अवहट्ठ हिंदी आती है। अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि कौन है? स्वयंभू हैं। आदिकाल का कौन सा प्रकरण अपभ्रंश काल है? द्वितीय। भल्ला हुआ जो मारिया भेड़ में हारा कंत बात हो चुकी। हेमचंद। जैन पद्म सूर्यरास। जैन पद्म सूर्यरास के रचनाकार कौन है? सारमूर्ति। कौन है? सारमूर्ति हैं। उक्त व्यक्ति प्रकरण में इस अवहट्ठ का प्रयोग हुआ है पूर्वी, यानी उक्त व्यक्ति प्रकरण में पूर्वी अवहट्ठ का, किसका? पूर्वी अवहट्ठ का प्रयोग हुआ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है यह कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। कई बार पूछा जा चुका है। गौतम स्वामी रास के रचनाकार कौन है? उदयवंत हैं। पृथ्वीराज रासों की भाषा को अपभ्रंश मानने वाले विद्वान कौन है? राम कुमार वर्मा जी हैं। अपभ्रंश के दूसरे कवि के नाम से कौन जाने जाते हैं? पुष्पदंत हैं। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्भव और विकास में अपभ्रंश का जन्म काल कब स्वीकार किया है? 700 ईस्वी में।
हिंदी भाषा का आरंभ कब से, हिंदी भाषा का आरंभ सामान्य रूप से कब से माना जाता है, तो 1000 ईस्वी से। अपभ्रंश के भेद नागर, उपनागर और ब्राचण किसने किए, मार्कंडेय ने। मार्कंडेय ने अपभ्रंश के 3 भेद किए हैं, नागर, उपनागर और ब्राचण के नाम से। एक यहां पर नाम और याद रखिएगा, नामवर सिंह का। किसका, नामवर सिंह का। तो नामवर सिंह ने अपभ्रंश के केवल 2 भेद किए, एक को पूर्वी अपभ्रंश और दूसरे को पश्चिमी अपभ्रंश। ये खूब पूछा जाता है, पूर्वी और पश्चिमी। तो पूर्वी और पश्चिमी अपभ्रंश के नाम से अपभ्रंश के 2 भेद किसने किए हैं, नामवर सिंह ने किए हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना, सरहपा को मान लिया। रामचंद्र शुक्ल ने देश भाषा काव्य की पुस्तकों की संख्या कितनी मानी है, 8। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जो 12 पुस्तकों की बात की थी, उन 12 में से 8 देश भाषा में हैं और 4 पुस्तकें जो हैं ये अपभ्रंश में है। किसमें है, अपभ्रंश में। चर्चा ऊपर हो चुकी है। कविराज श्यामल दास ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, रहस्य से मानी। श्यामल दास का समर्थन करने वाले काशी प्रसाद जायसवाल ने भी रासो की उत्पत्ति रहस्य से मान ली है। नरोत्तम स्वामी के अनुसार रासो की उत्पत्ति रसिक से। रामचंद्र शुक्ल ने रासो की उत्पत्ति रसायन से मानी है। नेमिनाथ रास के रचयिता, नेमिनाथ रास के रचयिता कौन है, सुमतिगण हैं। दंगवई पुराण के रचनाकार भीम कवि, दंगवई पुराण के रचनाकार कौन है, भीम कवि है। योगचर्या किसकी पुस्तक है, डोम्बिपा की। पाहुड़ दोहा राम सिंह की। बेल कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ की। स्थूल भद्र रास किसकी रचना है, जिन धर्म सूर्य के। हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि, हिंदी में लिखने वाला प्रथम मुसलमान कवि या हिंदी में लिखा जाने वाला पहला धर्मेतर रास ग्रंथ, तो संदेश रासक हो जाएगा अब्दुल रहमान का। अक्षर द्वीपोपदेश के रचनाकार कौन है, डोम्बिपा है। खालिक बारी अमीर खुसरो। ढोला मारू रादुहा कल्लोल कवि या कुशल लाभ। आदिकालीन जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया, अपभ्रंश भाषा में। जैन साहित्य किस भाषा में, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य शैली क्या है, रास काव्य। क्या है, रास काव्य। तुलसी चरित के रचनाकार रघुबर दास, तुलसी चरित रघुबर दास की। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम किसने दिया, मुनिदत्त और अद्वै वज्र ने, 2 लोगों ने संध्या भाषा नाम दिया। प्राकृत पैंगलम के रचयिता, प्राकृत पैंगलम का विषय क्या है, तो छंद है। पैंगलम का मतलब ही छंद होता है, तो प्राकृत पैंगलम का विषय वस्तु छंद है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का पहला कवि कौन है, स्वयंभू। रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि स्वयंभू को माना। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं, स्वयंभू को कहते हैं। आदिकाल का समस्त हिंदी साहित्य आक्रमण और युद्ध के प्रभावों की मन स्थितियों का प्रतिफलन है, यह कथन किसका है, डॉक्टर नगेंद्र का है। जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक रास, जिन कुशल सूर्य पट्टाभिषेक रास के रचयिता कौन है, तो धर्म कलश मुनि है, धर्म कलश मुनि। अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, अपभ्रंश को अब कोई पुरानी हिंदी नहीं कहता, किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किस हिंदी काव्य में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन किया गया, बीसल देव रासो में। हिंदी की पहली पुस्तक जिसमें 12 मासा का सबसे पहले प्रयोग किया गया बीसल देव रासो है। पृथ्वीराज रासो को सुखसुखी संवाद के रूप में रचना करने वाले विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी मानने वाले। सुखसुखी संवाद और भृंग भृंगी संवाद कीर्तलता को, है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ही हैं। अगला, न तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास को लेकर दूसरा नया इतिहास लिखा जा सकता है और ना उसे छोड़कर, किसने कहा, बच्चन सिंह ने कहा है। विद्यापति के अतिरिक्त मैथिली का एक अन्य कवि कौन है, दामोदर शर्मा। मैथिली का प्रसिद्ध कवि यहाँ पर दामोदर शर्मा को बताया गया। दामोदर शर्मा के साथ साथ उमापति को भी याद रखो, उमापति भी मैथिली भाषा के खूब अच्छे कवि हैं। अगला, अपभ्रंश पुरानी हिंदी है, इसका साहित्य हिंदी साहित्य के इतिहास का अनिवार्य अंग है, ये किसने कहा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। राउल बेल की नायिका का नाम क्या है, राउल। राउल बेल की नायिका राउल है। विद्यापति को रहस्यवादी सबसे पहले किसने माना, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। आलखंड को परमाल रासो के नाम से किसने प्रकाशित करवाया, श्याम सुंदर दास ने। इलियट के अनुरोध पर परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, वाटरफील्ड ने। किसने, वाटरफील्ड ने परमाल रासो का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विद्यापति को किसने श्रृंगार रस का सिद्ध वाक्य कवि कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राजा शिव सिंह ने विद्यापति को विस्पी गांव उपहार में दिया था, जिस पर किसने इन्हें अतिलुब्ध नगर याचक कहा था, तो इनको अतिलुब्ध नगर याचक कहा गया था केशव मिश्र जी के द्वारा, जो कि इनको एक गांव उपहार में दिया गया था विद्यापति के द्वारा। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, छोड़ियत निकट नयन बह नीरे। यह प्रसिद्ध पंक्ति इनके अंतिम पद हैं,
और जो गंगा को समर्पित हैं ये किसके हैं? तो विद्यापति, यानी विद्यापति के अंतिम पद हैं। जिस प्रकार से सूरदास के अंतिम पद आते खंजन नयन रूप रसमाते का गान करते हुए अपनी लीला समाप्त की थी, वैसे इन्होंने बड़ सुख सार पावल तू तीरे छोड़ियत निकट नयन वह नीरे, ये पंक्ति है ना, अंतिम पंक्ति जो गंगा को समर्पित विद्यापति की। मैं हिंदी कोकिल की काकली हूं, मैं हिंदी कोकिल की काकली हूं, जिस पर हजारों पक्षियों के कलरों को चीरती हुई कोकिल की काकली आकाश पाताल को रस प्लावित करती है और अपना स्वतंत्र अस्तित्व प्रकट करती है। उसी प्रकार उनकी कविता भी अपना परिचय आप देती है। विद्यापति के संबंध में किसने कहा है? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। किसने? राम वृक्ष बेनीपुरी ने कहा है। विद्यापति का विरह वर्णन प्रेमिका के हृदय की तस्वीर है, उसमें वेदना है, व्याकुलता है, प्रियतम की प्रियतमा के प्रति तल्लीनता है, कोरी हाय हाय वहां नहीं है। विद्यापति के संबंध में किसने कहा? राम वृक्ष बेनीपुरी ने। अगला कथन बेनीपुरी जी का है, विद्यापति ने कविता में अपना आदर्श जयदेव को माना है। लोग इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते हैं, लोग इन्हें अभिनव जयदेव भी कहते थे। अतः जयदेव के समान वे संगीत पूर्ण कोमल कांत पदावली में श्रृंगारिक रचना करते थे। विद्यापति के संबंध में किसने कहा है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने कहा है। विद्यापति में भक्ति भावना थी, किंतु उन पर श्रृंगार भावना ने विजय पाली थी। उनके पदों को सुनकर चैतन्य महाप्रभु भक्ति के आवेश में लोटपोट हो जाते थे। विद्यापति के संबंध में कथन किसका? बाबू गुलाब राय का। राधा का प्रेम भौतिक और वासनामय प्रेम है, आनंद ही उसका उद्देश्य है और सौंदर्य ही उसका कार्यकलाप। यह कथन किसका? रामकुमार वर्मा का। ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हेमचंद और बिहारी के दोहों के बीच की कड़ी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ढोला मारूरा दोहा के दोहों को हजारी प्रसाद द्विवेदी। सकल सूर सामंत समरिबल जंत्र तंत्र तस, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो भाई इसमें सीधे दिखाई पड़ रहा है सा 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 का बार बार आ रहा है, तो अनुप्रास अलंकार हो गया। पृथ्वीराज विजय किस भाषा की पुस्तक? संस्कृत की। पृथ्वीराज विजय मूलतः किस लिपि में लिखी गई? लिपि याद रखिएगा, शारदा लिपि में। किसमें? शारदा लिपि में लिखी गई पृथ्वीराज विजय। देवगिरी का आधुनिक नाम क्या है? दौलताबाद। बीसल देवरासो का काव्य रूप क्या है? गीत काव्य है। वीर गाथात्मक रचना नहीं है बीसल देवरासो। बीसल देवरासो कैसी है? श्रृंगारिक रचना। बीसल देवरासो कैसी? श्रृंगारिक। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया है? हेमचंद ने। सिद्ध हेम शब्दानुशासन के रचनाकार हेमचंद। आशा कवि की रचना कौन सी? चंदन बाला रास। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि स्वयंभू। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया? वीरगाथा काव्य का। किसका? वीरगाथा काव्य का। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं 8वीं शताब्दी किसने माना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं, यानी कि अभी तक प्रकाशित नहीं हुई, आप प्रकाशित हैं, जय मयंक जस चंद्रिका और कीर्ति पताका। जय मयंक जस चंद्रिका और एक मधुकर कवि की जय मयंक जस चंद्रिका है, और जहांगीर जस चंद्रिका केशवदास की, एक कीर्ति पताका, ये भी नोटिस मात्र है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को अपभ्रंश काव्य कहा। यहां पर एक पुस्तक और आनी चाहिए आदिकाल की रचना जो नोटिस मात्र है। जय मयंक जस चंद्रिका हो गई मधुकर कवि की, एक भट्ट केदार की है। भट्ट केदार की कौन सी पुस्तक भैया कोई बताएगा? भट्ट केदार, ये कौन सी है? जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि। जयचंद प्रकाश ये इनकी पुस्तक है। भट्ट केदार की। कीर्ति पताका किसकी है? विद्यापति की। तो ये तीनों रचनाएं कैसी हैं? नोटिस मात्र हैं, यानी सूचना मात्र। नोटिस मात्र मतलब सूचना मात्र हैं, ये प्रकाशित नहीं हो पाई। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को अपभ्रंश काव्य। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रसन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है, यानी आदिकाल का आरंभ कब से? 8वीं शताब्दी से माना है। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से किसने? मिश्र बंधुओं ने। FEKE ने क्या किया? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया? 4 कालों में। सामान्यतः सभी लोगों ने 4 कालों में विभक्त किया है, मिश्र बंधु ने 5 में। किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलनों को बताया है? तो आंदोलनों को किसने माना है? FEK ने, पादरी FEK ने।
हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? इनका प्रथम क्रांतिकारी कदम क्या था? अपभ्रंश की रचनाओं को हिंदी साहित्य से अलग कर देना, यानी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना एक क्रांतिकारी साहसिक कदम था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका? क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? अंग्रेजी में था। हिंदुस्तानी लोग समझ ही नहीं पा रहे होंगे, इसलिए नहीं बना। काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा किया गया, कई बार पूछा गया। हिंदी प्रचार में संलग्न प्रसिद्ध संस्था एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल, जिसने सर्वप्रथम लगभग 600 संस्कृत और हिंदी ग्रंथों को प्रकाशित करने की योजना बनाई थी, इसके संस्थापक कौन थे? यानी एशियाटिक सोसाइटी या बंगाल, इसकी स्थापना किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। किसने? विलियम जोन्स ने की थी। साहित्य प्रत्येक देश की जनता, यानी प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता के चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो हैं। डॉक्टर भोला शंकर व्यास ने पुष्पदंत की तुलना संस्कृत के किस कवि से करना चाहा? यानी माघ से। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? श्रृंगारी कवि हैं। कोई श्रृंगारी कहता है, कोई भक्त कवि कहता है। कौन? कोई श्रृंगारी कहता है, कोई भक्त कवि कहता है। तो श्रृंगारी कवि मूल रूप से हैं। इसके अलावा रहस्यवादी भी कोई मानता है, श्रृंगारी, रहस्यवादी और भक्त। विद्यापति मूलतः किस प्रकार के कवि हैं? तो विद्यापति मूलतः किस प्रकार के? मैथिली भाषा के। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास इस्तवार द ललित तुरेंदु हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में लिखा गया। सच्चे अर्थों में माना जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का पहला इतिहास ग्रंथ है जो सच्चे अर्थों में लिखा गया। इसके बाद हिंदी काव्य धारा के रचयिता कौन? राहुल सांकृत्यायन। एक पंक्ति है, यह सिर नवे न राम को नाही गिरियो टूट, आन देव नहीं परसिए यह तन जावो छूट। ये किसने कहा है? चरणदास ने कहा है। कुटिल केश सुदेश पोह परिचियत पिक्क सद, कमल गंध वै संध हंस गति चलत मंद मंद। ये किसने कहा है? तो चंद्रवरदाई जी ने कहा है पृथ्वीराज रासो में। गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग, सूक्त से स्पष्ट है कि गोरखनाथ भक्ति के विरोधी थे, यानी भक्ति के विरोधी थे। कौन? गोरखनाथ। अगला आता है, हिंदी क्षेत्र की व्यापकता का वास्तविक प्रमाण या तो आदिकाल में मिलता है या फिर आधुनिक काल में। ये किसने कहा? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने कहा। स्वयंभू का अधूरा ग्रंथ क्या है? स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ क्या है? पौंचर्यु है। स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? डॉक्टर भयाणी ने। अपभ्रंश का भवभूत किसे कहा गया? पुष्पदंत को। प्राकृतानुशासन के लेखक कौन है? पुरुषोत्तम दास। प्राकृतानुशासन के लेखक पुरुषोत्तम दास हैं। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत। महापुराण के रचयिता कौन है? पुष्पदंत हैं। ऋणय कुमार चर्यु के रचयिता कौन है? पुष्पदंत है भाई। उक्त व्यक्ति प्रकरण में दामोदर पंडित ने कौशल की भाषा को क्या कहा? अपभ्रंश कहा है। उक्त व्यक्ति प्रकरण ये कैसा ग्रंथ है? बताया था अभी, व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है, दामोदर पंडित के द्वारा लिखा गया। इसमें कौशल की भाषा को अपभ्रंश कहा गया है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। शुक्ल जी का कथन ये किस ग्रंथ के संबंध में है? तो पृथ्वीराज रासो के संबंध में। आदिकाल के कवि जिनकी भाषा हिंदी के वर्तमान रूप के सर्वाधिक निकट है, अमीर खुसरो हैं। कौन है? अमीर खुसरो। आदिकाल के कवि सरायपाद की काव्य परंपरा में विकसित नाथ पंथ के हठ योग का पल्लवन आगे चलकर कवि में हुआ। किसमें हुआ? कबीरदास में। किसमें हुआ? कबीरदास में हुआ। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाओं की सृष्टि की, उन्हीं के परिणाम स्वरूप सिद्ध साहित्य की रूपरेखा तैयार हुई। सिद्ध साहित्य के प्रादुर्भाव विषयक यह कथन किसके द्वारा? तो रामकुमार वर्मा जी के द्वारा। जस हर चरित्र के रचनाकार, जस हर चरित्र या जस हर चर्यु पुष्पदंत ने। किसने? पुष्पदंत ने। पंडिय साल सत्य बखाड़ देह बुद्ध बसंत न जाने, ये सरहपा ने। वह ग्रंथ जिसमें आल्हा ओदल नामक वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन किया गया, परमाल रासो आलखंड। रामकुमार वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में हिंदी का पहला कवि किसे माना है? तो स्वयंभू को माना। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुदेश, अपने गुरु जी के निधन पर कहा था। किसने? अमीर खुसरो ने।
आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को। शुक्ल जी का कथन है किसके संबंध में? विद्यापति के संबंध में। तो विद्यापति के पद अधिकतम श्रृंगार के ही हैं, ये कहा है, इनका तात्पर्य है। अगला, पहले जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, पहले जैसे गाहा या गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे कहने से अपभ्रंश या लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है। अभी इससे पहले हम लोग पढ़ के आए अपभ्रंश का सबसे पुराना छंद, अपभ्रंश का सबसे पुराना छंद कौन सा? दोहा, दोहा या दोहा। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति कौन सी है? गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य राहुल वेली है, जो कि शिलांकित है, रोडा कवि के द्वारा लिखी गई। गोरखनाथ की साधना पद्धति हठ योग, विक्रम की 7वीं शताब्दी से 11वीं तक अपभ्रंश की प्रधानता रही और फिर वह पुरानी हिंदी में परिणत हो गई। यह कथन किसका? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। विशुद्ध चरितावली यानी जीवन चरित्र का लेखक कौन है? माधव प्रसाद मिश्र। पुरानी हिंदी का उदय किससे माना गया? अवहट्ट से। विद्यापति ने अपनी किस रचना की भाषा को अवहट्ट कहा है? तो कीर्तलता को। विद्यापति पदावली किस भाषा में लिखी गई? मैथिली में। विद्यापति पदावली किस भाषा में? मैथिली में। इसी रचना के कारण को मैथिल कोकिल कहा गया था विद्यापति को। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता स्वयंभू। पुष्पदंत किस शताब्दी में? 10वीं। आदिकालीन वैद्य ग्रंथ जगत सुंदरी प्रयोगमाला। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है? नरपत नाल लखी। कौन सी? नरपत नाल की पुस्तक। बीसल देव रासो का नायक कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। बीसल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। विग्रहदेव ये विग्रहराज चतुर्थ ये नायक हैं और नायिका राजमती। अगला है बीसल देव रासो की भाषा क्या है? राजस्थानी। बीसल देव रासो की भाषा राजस्थानी। बीसल देव रासो के रचयिता नरपत नाल। रानीपन और सामंती जीवन से बंधन मुक्त की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में हुई? बीसल देव रासो। बीसल देव रासो का काव्य रूप क्या है? गीत काव्य है, श्रृंगारिक रचना है। आदिकाल के प्रमुख श्रृंगारिक रचना कौन? बीसल देव रासो। चौपाई के साथ दोहा रखने की पद्धति को क्या कहते हैं? कड़वक। चौपाई के साथ दोहा रखने की कौन सी पद्धति? कड़वक पद्धति है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई का मूल नाम क्या है? वलिद्य है। वह कवि जिसको हिंदी में राजशेखर की उपाधि, किसकी? राजशेखर की उपाधि, ये कवि शेखर है ना की उपाधि से अलंकृत किया गया, ये विद्यापति हो जाएंगे। आदिकाल के काव्यों की प्रधान भाषा डिंगल पिंगल है। रणमल छंद श्रीधर की पुस्तक है। प्राकृताभास हिंदी से आशय क्या है? अपभ्रंश। प्राकृताभास हिंदी का मतलब अपभ्रंश से है। अगला, गोरा बादल की कथा जटमल के द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज अनुरक्त था, यानी पृथ्वीराज किससे प्रेम करता था? संयोगिता से। नाथ संप्रदाय में हठ योग का अर्थ क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने हठ योग का अर्थ बताते हुए बताया कि हा और ठा से मिलकर के बना है। हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र। हा का अर्थ सूर्य और ठा का अर्थ चंद्र, और इन दोनों का मिलन ही क्या है? हठ योग है। हिंदी के इतिहासकार जिनके मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि है गणपत चंद्रगुप्त। गणपत चंद्रगुप्त ने हिंदी का पहला कवि किसको माना? तो शालिभद्र सूर्य को मान लिया। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। उन दिनों जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। मोरा जोबना नवेलरा भयो है गुलाल, कैसे गर दीन्ही कस मोरी माल, सूनी सेज डरावन लागे बिरहा अगन मोहि डह जाए। ये किसने कहा है? बहुत फेमस काव्य पंक्तियां हैं अमीर खुसरो की। कैसी हैं? अमीर खुसरो की काव्य पंक्तियां। भैया किसी का मैं खुलाओ बंद कर लो। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आती। रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, इश्क भरा है देख ले, इश्क भरा है देख ले, और जगत से दूर एक अचंभा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अर्थ क्या है? इस प्रकार की पहेलियां नेट के पेपर में आजकल पूछी जा रही हैं। इसका उत्तर हो जाता है कुआं। क्या है? कुआं है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। अमीर खुसरो कैसे कवि है? मनोरंजन विषय कवि। कैसे? मनोरंजन विषय कवि आदिकाल के कवि हैं। अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों में मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके कुछ पीछे तक पोथियों में चलती रही। यह कथन किसका? रामचंद्र शुक्ल का।
सहजयान के प्रवर्तक कौन? सरहपा। सहजयान के प्रवर्तक कौन? सरहपा है। विद्यापति की वह रचना जो अभी तक संपादित होकर प्रकाशित नहीं हुई, सूचना मात्र है, कीर्ति पताका। पृथ्वीराज रासों में सर्ग को क्या नाम दिया गया? समय दिया गया। पृथ्वीराज रासों में कितने समय? 69 समय 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। कितने प्रकार के? 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया। चंद्रवरदाई को पृथ्वीराज का समकालीन किसने कहा? गार्थद तासी ने। हिंदी काव्य में प्रयुक्त होने वाला 12 मासा सबसे पहले किस ग्रंथ में? बीसल देव रासों में। पृथ्वीराज रासों का सबसे बड़ा सर्ग कन्वज युद्ध है। और पृथ्वीराज रासों की नायिका कौन है? संयोगिता, जिसके प्रति वो अनुरक्त था। पृथ्वीराज रासों बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। पृथ्वीराज रासों बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, किसने कहा है? गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। पृथ्वीराज रासों मूलतः कैसा काव्य है? वीर काव्य। कैसा काव्य है? वीर काव्य, वीर रस में लिखा गया। पृथ्वीराज रासों के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष क्या है? ऐतिहासिकता। पृथ्वीराज रासों में जो भी घटनाएं दी गई हैं ज्यादातर अनैतिहासिक हैं, कारण से ऐतिहासिकता का अभाव है, विवादास्पद है ये। चारण काव्य की भाषा डिंगल है। आत्मबोध के रचनाकार गोरखनाथ हैं। माधव हम परिणाम निराशा, याद रखिएगा, माधव हम परिणाम निराशा हम लोग सूरदास या तुलसीदास पर चले जाते हैं, जबकि विद्यापति की है। बौद्ध गान व दूहा का संपादन हरप्रसाद शास्त्री ने। रासो काव्य जिसका मूल वर्ण विषय वीर रस ना होकर श्रृंगार है, बीसलदेव रासो। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का पहला कवि किसे स्वीकार किया? राजा मंजू को पुरानी हिंदी का पहला कवि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। हालात कन्हैया के रचनाकार कौन? अमीर खुसरो हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार 14वीं 15वीं शताब्दी के हिंदुओं, मुसलमानों, सामंतों, शहरों, सेना के सिपाहियों और लड़ाइयों का जीवंत और यथार्थ वर्णन कहां पर हुआ है? कीर्तलता में हुआ। कहां पर हुआ? कीर्तलता में हुआ। जय मयंक जश चंद्रिका के रचयिता कौन है? मधुकर कवि। विद्यापति ने कुल कितने ग्रंथ लिखे? 16। व्याकरण ग्रंथ रचना कौन सी है निम्नलिखित में से? तो उक्त व्यक्ति प्रकरण जो त्रिशत ठाकुर की। दूसरा जो वर्ण रत्नाकर है वो शब्दकोश है, बात हो चुकी इससे पहले। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की वाणियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य, ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। कुंडलनी के उद्भुत होने पर जो स्फोट होता है उसे कहते हैं नाद कहते हैं। वर्षा ऋतु में गाया जाता है आल्हा या परमाल रासो, आलखंड परमाल, वर्षा ऋतु बरसात ऋतु में। रचना काल की दृष्टि से कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कुवलय माला कथा, रावल बेल, उक्त व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर आखिरी में आती है। परमात्म प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र या जोइंदु। सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही। एक मुल्ला वजही की एक पुस्तक और एक कुतुब मुस्तरी 2012 नेट में पूछी गई थी। कुतुब मुस्तरी, तो कुतुब मुस्तरी के रचनाकार कौन है? मुल्ला वजही है। कुवलय माला कथा के रचनाकार उद्योतन सूर्य। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में कौन? कर्नल जेम्स टाड। कर्नल जेम्स टाड। आदिकाल के किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई? तो पृथ्वीराज रासो। किस रासो ग्रंथ का एक पद्य प्राकृत पैंगलम में मिलता है? हमीर रासो में। किस रासो ग्रंथ में महाराणा प्रताप सिंह का भी वर्णन हुआ? खुमान रासो, बहुत फेमस है। खुमान रासो का रचयिता कौन है? दलपत विजय। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? जयानक की। कन्नौज के राजा जयचंद की वीरता का गान कहां पर किया गया? भट्ट केदार की जयचंद प्रकाश में किया गया, जो कि सूचना मात्र है। पूर्वी राजस्थानी के ब्रज मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? पिंगल कहते हैं। परमाल रासो काव्यकृत रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। बुद्धि रासो काव्य है, प्रेम काव्य है। ढोला मारूरा दूहा की नायिका मारवड़ी है। मारवड़ी यहां पर ध्यान दीजिएगा, नायिका, नायिका मारवड़ी है और सह नायिका, सह नायिका, तो सह नायिका मालवड़ी हो जाती है। मालवड़ी, थोड़ा सा अंतर केवल रा और ला का, तो मालवड़ी सह नायिका, मारवड़ी नायिका है। फिर परमाल रासो ढोला मारूरा के रचयिता कौन है? कुशललाभ या कल्लोल कवि। ढोला मारूरा दूहा के रचयिता कुशललाभ या कल्लोल कवि हैं। परमाल रासो काव्यकृत के कवि का नाम क्या? जगनिक। किस ग्रंथ को आलखंड कहते? तो आलाखंड परमाल रासो का दूसरा नाम है। आगे आते हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो इनका पूरा नाम है। अमीर खुसरो की पुस्तक नूह सिपहर बहुत फेमस है, भाषा विज्ञान से संबंधित। किससे? भाषा विज्ञान से संबंधित। मैथिली हिंदी में रचित हिंदी गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर। आगे वह ग्रंथ जिसमें चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया, तो छप्पयों का राजा चंद्रवरदाई को कहा गया कहां पर? शिव सिंह सरोज में। शिव सिंह सरोज में।
आदिकालीन काव्य ग्रंथों में कथा कहने की परंपरा को लक्ष्य करके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में किस आलोचक ने लिखा है कि कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, कथा की परीक्षा इतिहास की दृष्टि से नहीं, काव्य की दृष्टि से होनी चाहिए। पुरानी कथाएं काव्य ही अधिक हैं, इतिहास में एकदम नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा का अर्थ है सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग, सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री संसर्ग है सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अर्थ। खने खन नयन कोन अनुसरई, खने खन वसन धूल तन भरई, ये पंक्ति किस कवि की है? तो विद्यापति की। किसकी? विद्यापति की है। राजमती से रूठकर बीसल देव कहां चला गया था? उड़ीसा। वह ग्रंथ जिसमें लिखा गया कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई, अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो गई, पौमचर्यों में कहा गया। पंच पांडव चरित रास रचयिता कौन है? शालिभद्र सूर्य हैं। मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? अमीर खुसरो। मुकरी लिखने का सबसे पहले प्रयास किसने किया? अमीर खुसरो ने। जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन लिखा जा रहा था आदिकाल में। कहां पर? आदिकाल में। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग पतंजलि ने। विद्यापति की भक्ति श्रृंगार परक पदावली अनूठी संपत्ति है, हिंदी साहित्य के आदिकाल के अंतर्गत आती है। महुवर बुझई कुसुम रस कब कलासु छैल, सज्जन पर उर आर मन दुज्जन नाम मैल, ये किसने कहा? विद्यापति ने। जम्बू स्वामी रास रचयिता धर्म सूरी। हिंदी में प्रचलित 12 मासा चौपाई छंद में सबसे पहले मिलता है नेमिनाथ चौपाई में। यहां पर ध्यान दीजिएगा, हिंदी में 12 मासा सबसे पहले मिलता है बीसल देवरासों में। हिंदी में 12 मासा सबसे पहले मिलता है बीसल देवरासों में, लेकिन हिंदी में जो प्रचलित 12 मासा है चौपाई छंद में सबसे पहले कहां पर मिलता है? चौपाई छंद लग जाए तो नेमिनाथ चौपाई हो जाएगा, चौपाई ना लगे तो बीसल देव रासो रहेगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले देखने को मिलता है राजाधार से द्वितीय के शिलालेख में। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्धों की वे साहित्यिक रचनाएं आती हैं जो तत्कालीन लोक भाषा हिंदी में मिलती हैं। आगे है, घोर अंधारे चंद्रमणि जिम उज्जो करे, परम महासुख एक करे दुर्य अशेष हरे। इसका मतलब क्या है? इस दोहे का जो महासुख आया हुआ है, महासुख, इसका संबंध किससे है? यानी यहां पर 4 उदाहरण दिए गए, वहां पर किससे नहीं है ये बताया गया, पूछा गया था। तो यहां पर है महासुख जो है महासुख का तत्सम रूप है, बिल्कुल सही है। महासुख वज्रयानियों का पारिभाषिक शब्द है, बिल्कुल सही। प्रज्ञा और योग से महासुख की दशा संभव है, ये तीनों तथ्य वहां पर सही थे, चौथा वाला जो था वो नहीं सही था। तूतीय हिंद किसको कहते हैं? अमीर खुसरो को। यहां पर ध्यान दीजिएगा, कहीं कहीं पर तोता ए हिंद मिलता है, तोता ए हिंद, तो चाहे तोता ए हिंद मिले चाहे तूती ए हिंद मिले, लेकिन जब ये दोनों एक साथ ऑप्शन मिल जाएं तो तूती ए हिंद ही सही होगा, तूती ए हिंद। वैसे कहीं कहीं पर तोता ए हिंद मिलता, 2013 टीजीटी में पूछ लिया गया था, तोता ए हिंद तूती ए हिंद दोनों ऑप्शन में दे दिया गया था। बहुत लोग तोता ए हिंद लगा दे, गाइड पढ़ के गए, तो तूती ए हिंद आपको लगाना है, तोता ए हिंद नहीं लगाना। लेकिन जब तूती हिंद ऑप्शन में ना हो, तोता हिंद हो, तो वही लगा देना, सही कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, अमीर खुसरो को अवधि का पहला कवि रामकुमार वर्मा। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी कहा गया, तो आदिकाल भक्ति काल के बीच की कड़ी का काम करते हैं विद्यापति। मैथिल कोकिल किसे कहा गया? विद्यापति को कहा गया। कवि शेखर अभिनव जयदेव के नाम से किसे जाना जाता है? विद्यापति को। विद्यापति पदावली का संपादन किसने किया? पर ध्यान दीजिएगा, विद्यापति पदावली का संपादन पूछा गया, रचनाकार नहीं पूछा गया, तो संपादन रामवृक्ष बिनीपुरी ने, रचना किसने की? विद्यापति ने। देसिल बैना सब जन मिठा ते तैसन जपो अवस्था किसने कहा? विद्यापति जी ने। किसने? विद्यापति जी ने कहा। आचार्य शुक्ल ने अपने समय में तो इतिहास लेखन में दिग्विजयी हुए ही थे, उनके बाद भी उनका काल विभाजन या हिंदी साहित्य के मुख्य धाराओं का विभाजन बहुत कुछ अपने मूल रूप में कायम है। कुछ लोगों ने जोर बहुत लगाया, लेकिन आचार्य शुक्ल की कायम की हुई व्यवस्था टस से मस ना हुई। यह कथन किसका? रामविलास शर्मा जी का। आचार्य शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से बाहर निकाला और पहली बार उसमें स्वावच्छ्वास का स्पंदन किया। फिर से देखिएगा ध्यान से, क्या कहा गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह की पिटारी से, कहां से? पिटारी से बाहर निकाला। पहली बार उसमें स्वावच्छ्वास का स्पंदन और क्या किया? सुनाई पड़ा।
पहली बार वह जीवंत मानव विचार के गतिशील प्रवाह के रूप में दिखाई पड़ा। यह कथन किसका? तो जैसे ही पिटारी आए, पिटारी से आपको याद कर लेना है किसके द्वारा कहा गया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा कहा गया। और इससे पहले कथन क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने समय में तो इतिहास लेखन में दिग्विजयी हुए ही थे, उनके बाद भी उनका काल विभाजन या हिंदी साहित्य की मुख्य धाराओं का विभाजन बहुत कुछ अपने मूल रूप में कायम हुआ है। कुछ लोगों ने जोर बहुत लगाया, लेकिन आचार्य शुक्ल की कायम की हुई व्यवस्था टस से मस न हुई। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने। किसने कहा? रामविलास शर्मा जी ने कहा है। यह बात हुई आदिकाल पर। आदिकाल पर लगभग जितने प्रश्न पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं में, पूरे हिंदुस्तान की परीक्षाओं में जो पेपर हुए यहां पर दिए गए, कोशिश तो बहुत की गई कि हाँ क्वेश्चन रिपीट ना हो, लेकिन फिर भी 8 से 10 क्वेश्चन इतने ज्यादा पूछे गए कि यहां पर भी बार बार रिपीट ही हो गए। 2-3 बार कोई क्वेश्चन आ गया है, लेकिन वहां पर आपसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि दोबारा ऊपर लोगे 2 बार याद हो जाएगा। लेकिन संभवतः कोशिश की गई, अधिकतम जो तथ्य हैं वो एक ही बार यहां पर आए हैं, और ये सब आपकी परीक्षा में पूछे गए हुए हैं, इसलिए इनका रिविजन करना बहुत आवश्यक है। अगर ये 2 घंटे जो हमने यहां से पढ़ा, जो आपको सुनाया, या आप सुने या आप देखें, ये आपको आपकी परीक्षा के लिए, आदिकाल के लिए एक विशेष प्रकार का कॉन्फिडेंस देगा, और यहां से आप अपने मन में एक माइंडसेट बना लोगे क्या इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जिनके पास नहीं है तो अभी ये पीडीएफ आपको हम भेज देंगे, आप लोग इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर से एक बार वीडियो देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आदिकाल आपका खत्म हो जाएगा। कल हम लोग बातचीत करेंगे भक्ति काल पर। भक्ति काल बहुत बड़ा है, कोशिश करेंगे 2 दिन में भक्ति काल को हम लोग खत्म करें, क्योंकि समय कम है, और 3 तारीख तक हम लोग पूरा जो गद्य और पद्य है पूरा अच्छे से इसी प्रकार से रिवीजन कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में आपका पूरा रिवीजन गद्य और पद्य जो बहुत बड़ा क्षेत्र है वहां से हम लोग अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग बंद कर दो।